हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जथुरा का 7वां भाग। तुम्हारा सूट अच्छा नहीं है, मोमोजिन ने कहा। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। सपन चड्डा ने तुरंत सिर हिलाया। मुझे ये दो जो तुमने पहना है। ये? सपन चड्डा ने अपने शरीर पर पड़े कुर्ते पजामे को देखा। हाँ, मैं ये पहनूंगा, ये मुझे अच्छा लगेगा। तुम तो कुर्ता पहनकर ही छिप जाओगे, पजामा कहाँ पहनोगे? सपन चड्डा सक पका कर बोला। इसका दिमाग खराब हो गया है, लक्ष्मण चड्डा ने मुंह बनाया। मोमोजिन ने अपने सिर को अपने को सिर से पांव तक देखा, फिर सपन चड्डा के पहने कुर्ते को। तुम ठीक कहते हो, मेरा शरीर कुर्ते में ही छुप जाएगा, मोमोजिन बोला। तुम कुछ और लंबे क्यों नहीं हो जाते? सपन चड्डा ने कहा। नहीं, अपने शरीर से छेड़छाड़ करना ठीक नहीं होगा अब। क्यों? मेरी इच्छाएं जाग चुकी हैं। अभी ये बात चतुरा के पहरेदार नहीं जानते। मुझे यही आदेश है कि मैं 3 इंच का बनूं या फिर 4 फीट का। मैं 4 फीट से बड़ा हुआ तो वो फ़ौरन मशीनों से जांच करेंगे कि मैंने अपने को बड़ा क्यों बनाया, क्या ज़रूरत पड़ गई। जांच में उन्हें पता चलेगा कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी अपने शरीर को बड़ा करने की। तब वो मेरे से संपर्क करके पूछेंगे कि मैं बड़ा क्यों बना। तो मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें? ये तुम्हारी समस्या है। अगर तब ठीक जवाब न दिया तो वो शक में आकर मेरे शरीर को चेक करेंगे, तो उन्हें पता चल जाएगा कि मेरी इच्छाएं जाग चुकी हैं। वो उसी पल मेरे को ख़त्म कर देंगे। तुम्हारी बात तुम जानो, लक्ष्मण चड्डा ने मुंह बनाया। ये तुम लोगों की भी बात है। क्यों? मेरी इच्छा को ख़त्म पाकर उन्होंने मुझे मारा तो तुम दोनों फिर फंस जाओगे। वो फिर तुम्हारे पास किसी दूसरे जिन को भेज देंगे जो तुम लोगों पर जथुरा के आदेश के मुताबिक हुकूमत करेगा। ये मत भूलो कि मुझ में इच्छाएं आ जाने के कारण तुम दोनों भी मज़े कर रहे हो, वरना अब तक डरे सहमे से एक तरफ बैठे होते। लक्ष्मण दास और सपन चड्डा की नज़रें मिली। कहाँ फंस गए? लक्ष्मण दास बोला। तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? सपन चड्डा बोला। भाग कर कहाँ जाऊँगा? मोमोजिन मुस्करा पड़ा। कहीं भी जाओ तुम तो वो मुझे ढूंढ लेंगे। मोमोजिन गंभीरता से बोला। मेरे शरीर में एक ऐसा यंत्र डाला हुआ है जथुरा के पहरेदारों ने कि मैं कहीं भी चला जाऊँ, वो यंत्र उन्हें बता देगा कि मैं कहाँ हूँ और वो मुझे पकड़ लेंगे। ओह, लेकिन सोबरा मुझे बचा सकता है। जथुरा से मुझे आज़ाद करवाने की ताकत उसके पास है। सोबरा कौन? जथुरा का भाई। ये कौन से इलाके में रहता है? पूर्व जन्म की दुनिया में रहता है। अगर मैं वहाँ उसके पास पहुँच जाऊँ तो मेरे बचने की उम्मीद हो सकती है। तो उसके पास कैसे पहुँचोगे? अभी नहीं जानता। तुम पहले मुझे ऐसा कुर्ता पजामा मेरे साइज़ का सिलवा कर दो। अभी? हाँ अभी, मोमोजिन ने जिद भरे स्वर में कहा। लक्ष्मणदान ने मुस्कुराकर सपन चड्डा से कहा। भुगत। दोनों ही भुगत रहे हैं, सपन चड्डा ने जले भुने स्वर में कहा। तुम हमें छोड़कर क्यों नहीं जाते? अब हम तुम्हारे किस काम के हैं? अभी इस बारे में मुझे अगला आदेश नहीं मिला। आदेश मिलने तक मुझे तुम लोगों के पास ही रहना होगा। तो हमारे सिर पर सवार रहोगे? दूर भी जा सकता हूँ, लेकिन तब अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए मुझे उत्पात मचाना पड़ेगा। तब इस बात की संभावना हो सकती है कि उत्पात की खबर जतूरा के पहरेदारों को लग जाए और वो जान जाएं कि मुझ में इच्छाएं जाग आ गई हैं। इसलिए ठीक यही है कि मुझे यहीं रहने दो और मेरी इच्छाएं पूरी करते रहो। तुम भी बचे रहोगे और मैं भी। तुम में इच्छाएं डाली किसने हैं? सपन चड्डा झल्ला कर बोला। जथुरा के किसी दुश्मन ने। पहले भी बताया था तुम्हें। कोई जथुरा का काम बिगाड़ने के लिए ऐसा कर रहा है। मेरे में इच्छाएं डालकर मुझे काम से भटका दिया। अब मैं अपनी इच्छाएं पूरी करने में ही व्यस्त रहता हूँ। तो जथुरा का काम करने के लिए वक्त कैसे निकालूंगा? मेरी इच्छाएं मुझे चैन से बैठने नहीं दे रही। अजीब मामला है, बोला सपन चड्डा। मेरा कुर्ता पजामा ला कर दो जो मुझे पूरा है, और मुझे विमल शूटिंग्स की कमीज पैंट भी बनवा दो। रेड टिप के जूते भी ले आना मेरे साइज़ के। परफ्यूम वो हो जो। अबे मैं तेरा नौकर हूँ? सपन चड्डा झल्ला कर क्या उठा। मोमो जिन ने उसे कठोर नज़रों से देखा। सपन चड्डा फौरन संभल कर बोला। ठीक है, अभी किसी को भेजकर सब कुछ मंगवा देता हूँ। जलेबी और रबड़ी भी मंगवा लेना। अभी तो तूने चिकन और बिरयानी खाई। मेरी इच्छा मैं जो भी खाऊं, मोमो जिन ने मुस्कुरा कर कहा। जिन्न की इच्छाएं भी कमाल की होती हैं। अक्सर हम में ये इच्छा भी जागती है कि हम इंसानों को खा जाएं। क्या? सपन चड्डा के चेहरे का रंग उड़ गया। रगड़ देगा ये हमें। लक्ष्मण दास ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। घबराओ मत, अभी तक मेरे मन में इंसान को खाने की इच्छा नहीं जागी। जब ऐसा होता है तो हम जिन्नों के दांत लंबे होकर होठों से बाहर झांकने लगते हैं। नाक थोड़ी ऊपर चढ़ जाती है, आंखें कुछ फैल जाती हैं और मुंह से पानी बहता है। लक्ष्मण दास और सपन चड्डा की नज़रें मिली। दोनों के चेहरे फक्क थे। सुना तूने? अब यह हमें खाएगा, लक्ष्मण चड्डा ने घबराए स्वर में कहा। मैंने पहले ही कहा है कि घबराओ मत। ऐसा तब होता है जब जिन्न की इच्छाएं पूरी ना हो। तुम तो मेरी हर इच्छा पूरी कर रहे हो। हाँ, सपन चड्डा जल्दी से बोला। तुम जो कह रहे हो वो हम तुम्हें दे तो रहे हैं। फिर क्यों घबराते हो? मेरी इच्छाएं पूरी करो और मौज करते रहो मेरी तरह। मौज? सपन चड्डा ने मुंह लटका कर कहा। तुम्हारी इच्छाएं पूरी करते करते मेरी जिंदगी बीत जाएगी। जिंदा तो रहोगे। लक्ष्मण दास सपन चड्डा से बोला। इसने जो जो मांगा है वो जल्दी से लाकर दे इसे। तू इसे अपने घर क्यों नहीं ले जाता? अपने? नहीं, यहीं ठीक है, हम दोनों यार हैं, तेरे मेरे घर में फ़र्क ही क्या है?
जल्दी कर, जो इसने मांगा है वो ला कर दे। नौकर भेज के मंगवा, देर हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। सपन चड्ढा जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। लक्ष्मण दास मोमोजिन के पास जाकर धीमे स्वर में बोला, एक बात कहूँ, मानेगा? बोल, अब तो हम दोस्त हैं। अगर तेरी इंसान को खाने की इच्छा करे तो पहले सपन चड्ढा को खाना, मुझे नहीं। वो तेरा दोस्त है तू। जब जीने मरने का सवाल आए तो दोस्त वोस्त कुछ नहीं होता। तू पहले सपन को खाना, मुझे नहीं। ठीक है, तेरी बात मान लेता हूँ। तू कितना अच्छा है, ला मैं तेरी टांगें दबाता हूँ। रुस्तम कहाँ है? अपने कमरे की तरफ गया जगमोहन वापस आकर देवराज चौहान और बाकी से बोला, वो तो थारो बिस्तरों पर ही नींद मारो हो। वहाँ नहीं है वो। बगलों वाले कमरों में हो वो? वहाँ भी नहीं है, मैंने कई जगह देखा है। बंगले से बाहर जाता तो वो यहीं से निकलता। बाथरूम वगैरह चेक करो, देवराज चौहान उठते हुए बोला। वो मिल जाएगा। उसके बाद तीनों ने रुस्तम राव को बंगले में तलाशा, परंतु रुस्तम राव नहीं मिला। देवराज चौहान और बाकेला राठौर परेशान थे कि रुस्तम राव कहाँ चला गया। जगमोहन के बहरूप में मकानी भी चिंतित होने का भरपूर दिखावा कर रहा था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि जगमोहन के रूप में कालचक्र उसके पास मौजूद है। मारो तो खोपड़िया खराब हो गया हो कि छोरो कहाँ पे चलो गए हो। सच में ये हैरानी वाली बात है, जगमोहन परेशान से कह उठा। हमारी निगाहों में आए बिना रुस्तम बंगले से बाहर जाएगा ही क्यों? देवराज चौहान बोला। मेरे ख्याल में कुछ हुआ है जिसका हमें आभास नहीं हो सका। जथुरा के कालचक्र ने इस बंगले पर भी पांव फैलाने शुरू कर दिए हैं। का कहे तो देवराज चौहानो। बाकेलाल राठौर हड़बड़ा कर बोलो, कालचक्रो इधर आए हो? मुझे भी यही लगता है, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। सोहनलाल नहीं आया अभी तक? देवराज चौहान ने जगमोहन से पूछा। आ जाएगा। देवराज चौहान ने फ़ोन निकाला और सोहनलाल के नंबर मिलाने लगा। वो चिंता में था। देवराज चौहान ने बार बार नंबर मिलाया, परंतु उधर बजने वाली बेल कानों में नहीं पड़ी। क्या हुआ? जगमोहन ने पूछा। नंबर नहीं लग रहा। देवराज चौहान क्या उठा। नेटवर्क में समस्या होगी। जगमोहन ने कहा। आ जाएगा वो, मैं तो रुस्तम के बारे में चिंतित हूँ। छोरो जवान हो गयो है। इस तरह तो इस तरह उसको गायब हो जाना ठीक ना हो वो। मैं एक बार फिर बंगला देखता हूँ, कहकर जगमोहन बंगले के भीतर वाले हिस्से की तरफ बढ़ गया। बाकेलाल राठौर ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता के भाव नजर आ रहे थे। देवराज चौहानो, मारो छोकरों किधर जाए हो? मुझे भारी खतरे का अंदेशा हो रहा है, देवराज चौहान बोला। भारी खतरों? रुस्तम के इस तरह बंगले से गायब हो जाने के पीछे जथुरा की शक्तियों का ही हाथ है। यो जथुरा मारे को मिलो तो हम उसी को पढ़ते हो। बाकेलाल राठौर गुर्रा उठा। हम कुछ नहीं कर सकते बाके। देवराज चौहान गंभीर था। हमारे पास कुछ भी करने को रास्ता नहीं है। हम नहीं जानते कि जथुरा सबका अपहरण करके उन्हें कहाँ रख रहा है। हम नहीं जानते कि जथुरा कहाँ रहता। वो पूर्व जन्मों में होवे। चलो हम उधरों चलें। पूर्व जन्म में प्रवेश करने का रास्ता हमें नहीं मालूम। वो रास्तों किधर से मिल लो है? मैं नहीं जानता, लेकिन जब पूर्व जन्म में प्रवेश करने का वक्त आएगा हम रास्ते के सामने होंगे। ये ठीक है कि जथुरा की शैतानी शक्तियों में काम करने का एहसास हमें हो रहा है, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि पवित्र शक्तियाँ भी इस काम में आ चुकी हैं। पूर्व जन्म की जब बुरी शक्ति हमारे खिलाफ हरकत में आती है तो अच्छी शक्तियाँ भी हमारे बचाव में सामने आ जाती हैं। हमारे पूर्व जन्म में प्रवेश करने की ये शुरुआत भर है। खेल तो अभी शुरू होना है। जथुरा तो चाहो कि हम पूर्व जन्म में ना जाए। हाँ, वो इसी कोशिश में लगा है कि इस बार हमें पूर्व जन्म के सफ़र से रोक ले। वो अपनी भरपूर कोशिशें कर रहा है। मेरे ख्याल से जब पूर्व जन्म के सफ़र का वक्त आता है तो हमें वहाँ जाना ही पड़ता है। परंतु एक बात अजीब है बाकी। बोलो। हमने जब जब पूर्व जन्म में प्रवेश किया उससे पहले पेशीराम फ़कीर बाबा अवश्य हमारे पास आया। हमें पहले ही आगाह कर देता था आने वाले हालातों से। परंतु इस बार अभी तक पेशीराम हमारे पास क्यों नहीं आया? वो बुड्ढो हो, वो मरो खप गया होगा। नहीं, वो मर नहीं सकता। देवराज चौहान ने इनकार में सिर हिलाया। क्यों? पेशीराम ने ही पहले जन्म में मोना चौधरी को मेरे खिलाफ भड़का भड़काकर नगरी में झगड़ा पैदा किया था, जिसका अंत बुरा हुआ था। तब पवित्र बड़ी शक्तियों ने पेशीराम को श्राप दिया था कि जब तक वो देवा और मिन्नों में दोस्ती नहीं करा देता तब तक उसे मोक्ष यानी मृत्यु की प्राप्ति नहीं होगी। यो बात थारे को कौनो बताए हो? पेशीराम ने स्वयं बताई थी। समझो, यही वजह है कि पेशीराम मेरे और मोना चौधरी की दोस्ती करवाने का यत्न करने में लगा हुआ है। श्राप से ग्रस्त वो मर नहीं सकता, वो अवश्य कहीं पर व्यस्त होगा। थारे को यादो हो वो पूर्व जन्मों के कांडों की? नहीं, लेकिन पूर्व जन्म में प्रवेश करने के बाद कभी कभी अपने उस जीवन की याद आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ। भयानक हो हुआ सब। हाँ, बहुत ही बुरा हुआ था। देवराज चौहान जाने कहाँ गुम होता क्या उठा। मैं मिन्नों की जान नहीं लेना चाहता था। जानता था कि वो पेशीराम की भड़काई हुई है, परंतु मिन्नों को कौन समझाता। वो तो पागल थी मुझे जान से मार देने को। वो शाम कभी कभी याद आती है मुझे, धुंधली धुंधली सी याद। नगरी में युद्ध छिड़ा था। मिन्नो तब नगरी की मालकिन बन चुकी थी, अपनी युद्ध कला के दम पर। उसके साथ नील सिंह और परसू तथा नगरी के सैनिक थे। मेरे साथ जग्गू, गुलचंद, भंवर सिंह और त्रिवेणी के अलावा और भी बहुत लोग थे। युद्ध हो रहा था हम में कि तभी मिन्नो मेरे हाथ पड़ गई। वो घोड़े पर थी, मैं पैदल। हम दोनों के हाथ में तलवारें थीं, आंखों में खून उतरा हुआ था।
मैं उसे समझाना चाहता था लेकिन उसने तलवार मेरे पेट में भोंक दी थी। वो पागल हुई पड़ी थी। ऐसा होते ही मैंने उसके घोड़े की लगाम पकड़ ली। मिन्नो को घोड़े से नीचे गिरा दिया। इससे पहले कि वो उठ पाती मैंने अपनी तलवार उसकी छाती में घुसेड़ दी। हम दोनों ही मर गए थे। बाकी सब भी इसी लड़ाई में मर गए थे। बहुत जुल्म हुए हो। ये सब पेशीराम की वजह से हुआ था। बहुत बुरे इंसान हो वो पेशीराम तो। तब था, अब ऐसा नहीं है। तपस्या कर करके अब वो विद्वान बन चुका है, परंतु अभी भी श्राप में ग्रस्त है। वो जीना नहीं चाहता लेकिन श्राप की वजह से वो जीने को मजबूर है। उसका शरीर बूढ़ा हो चुका है और इसी शरीर के साथ उसे जीना पड़ रहा है। बाकेलाल राठौर की निगाह देवराज चौहान पर थी। देवराज चौहान का चेहरा बता रहा था कि वो कहीं खोया हुआ है। बाके ने पहले कभी देवराज चौहान को इस हाल में न देखा था। बाके उसे इन बातों से बाहर निकालने के लिए बोला, हम जल्दो ही जतूरा को कोई इंतजाम करो। देवराज चौहान ने गहरी सांस लेकर उसे देखा, फिर कह उठा, ये बातें मुझे कभी याद नहीं आती, परंतु आज जाने कैसे ये सब कुछ मेरी सोचों में आ गया। हम जगमोहनों को देखो किधर हो वे। मखानी। जगमोहन के कानों में शौरी की फुसफुसाहट पड़ी। बोल, भंवर सिंह को भी बेहोश करना है। बेहोश करने की ज़रूरत क्यों होती है? मखानी के होंठ हिले। पिशाचों को शोर से नफरत है। शिकार होश में होगा तो शोर करेगा ही। तब पिशाच गुस्से में उसकी जान ले लेंगे। पिशाचों को मना कर दो कि शिकार की जान नहीं लेनी है। मखानी ने राय दी। पिशाच की जाति ऐसी है कि शोर सुनते ही वो गुस्से में भर जाते हैं। तो ये काम किसी और को, जो काम पिशाच कर सकते हैं वो दूसरा नहीं कर सकता। ये काम पिशाचों के लिए ही है। तुम लोगों की दुनिया मेरी समझ से बाहर है। तूने करना भी क्या समझ के? शौरी की फुसफुसाहट कानों में पड़ी। भंवर सिंह को बेहोश कर कमला रानी से नहीं मिलना? क्यों नहीं मिलना? मखानी क्या उठा। उससे मिलने के लिए तो मैं कुछ भी कर। रास्ता साफ होगा तो कमला रानी आएगी। मैं अभी मुच्छड़ को बेहोश करता हूँ। वो तुझे ढूंढता ही आ रहा है। मुच्छड़? हाँ भंवर सिंह। जगमोहन इस वक्त बंगले की लॉबी में था कि बाके वहां पहुंचा। तम उधरो होवे, छोरो दिखोगा? नहीं, वो बंगले में नहीं है। पक्को? हाँ, मेरा दिल तो बुरी आशंका से घबरा रहा है। रुस्तम के साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। बाकेलाल राठौर के दांत भिज गए। पोते बाबा आए क्या? नहीं। एबो वो आयो तो मारे को बतायो। बाकेलाल राठौर गुर्रा उठा। क्यों? हम उसो को वट दो। वही सबो करो हो और जथुरा का नाम ले दो। तभी जगमोहन दीवार के पास पहुंचा और नीचे देखता क्या उठा। बाकी ये देख क्या है। बाकेलाल राठौर कबीर आया बोला, करीब आया बोला, किधरो? इधर नीचे। पास आकर बाकेलाल राठौर देखने के लिए नीचे झुका। उसी पल फुर्ती से मखानी ने बाके का सिर थामा और दीवार पर दे मारा। ये का करो हो? मन्ने का थारी भैंसों को खोल ले हो है। बाकेलाल राठौर गुस्से से बोला, छिटक कर 2 कदम दूर हट गया। दोनों की नजरें मिली। जगमोहन खतरनाक निगाहों से बाकेलाल राठौर को देख रहा था। बाकेलाल राठौर हाथ से अपना सिर रगड़ता जगमोहन को देखते ही चौंका। तम जगमोनो ना होवे, थारी यो मुस्कान उसों की ना होवे, बाके के होठों से निकला। ठीक पहचाना तूने भंवर सिंह। भंवर सिंह? थारे को मारा नाम भी पता होवे? पहले जन्मों का? तम तम कौन होवे? मखानी। मखानो? मखानी हूं मैं। जगमोहन के होठों से खतरनाक धीमा स्वर निकल रहा था। त्रिवेणी के पास जाना है तेरे को? छोरों को तमने गायब करो हो। जगमोहन मुस्कुराकर बाकेलाल राठौर की तरफ बढ़ने लगा। बाकेलाल राठौर सतर्क हो गया। तम जगमोहनो नहीं, उसी का बहरूपो हो वो। हम थारों को वड़ दो। वो गुर्राया। छोड़ना नहीं मखानी। जगमोहन के कानों में शौरी की फुसफुसाहट पड़ी। जैसे भी हो बेहोश कर दे इसे। इसके बाद कमला रानी तेरे पास आएगी, वो भी तेरे से मिलने को बेचैन है। जगमोहन बाकी के पास पहुंचता जा रहा था। ये बहुत खतरनाक है मखानी, ये। तभी बाकेलाल राठौर पास आते जगमोहन पर झपट पड़ा। तेजी से जगमोहन से टकराया। जगमोहन के पांव उखड़ गए। वो पीछे को गिरने का हुआ तो उसने बाके की कमीज पकड़ ली। नतीजा ये हुआ कि दोनों ही नीचे आ गिरे। बाके ने फुर्ती दिखाई और जगमोहन के ऊपर चढ़ बैठा। हम थारे को वट दो। कहने के साथ ही बाकेलाल राठौर ने रिवॉल्वर निकाल ली। चेहरे पर खतरनाक भाव बिखरे हुए थे। आंखों में क्रोध की लाली दिख रही थी। उसने रिवॉल्वर जगमोहन के गले पर लगा दी। अपने जगमोहन को मारेगा तू? मखानी जल्दी से बोला। तम जगमोहन ना होवे। तम। यह शरीर तो जगमोहन का है। मखानी ने चालाकी से उसे बातों में फंसाने की कोशिश की। यो शरीर हो? हाँ, यह शरीर तो जगमोहन का है। मैं जगमोहन के भीतर हूँ। मेरा क्या है, मैं तो निकल जाऊंगा हवा की तरह। तू जो भी करेगा उसमें जगमोहन के शरीर को क्षति पहुंचेगी। बाकेलाल राठौर के दांत भिज गए। वो मखानी की बातों में फंसता दिखा। अब तू क्या करेगा मुच्छड़? तब मारे को मुच्छड़ बोले हो? हाँ। जगमोहन के होठों पर मुस्कान उभरी। तू मुझे गोली मार दे। थारी बॉडी की तरह होवे। यो तो जगमोहन की बॉडी होवे। हाँ, समझ चुका है मेरी बात। मखानी हंसा। फंस गया तू। मुझे मारेगा तो जगमोहन मरेगा, नहीं मारेगा तो मैं तेरे को बेहोश कर दूंगा। बोल अब क्या करेगा? बाके दांत बीचे उसे देखता रहा। रिवॉल्वर हटा ले। घोड़ा दब गया तो जगमोहन मर जाएगा। बाके ने रिवॉल्वर गले से हटा ली। ऊपर से हट। जगमोहन को तकलीफ हो रही है। थारे को कैसे पता हो कि जगमोहनों को तकलीफ हो वो हो? बाके के माथे पर बल पड़े।
मैं उसके भीतर हूँ, वो जो भी सोचता महसूस करता है मुझे पता चल जाता है, मखानी ने कहा। ना चाहते हुए बाके जगमोहन के ऊपर से उठ खड़ा हुआ। मखानी खड़ा हुआ और जेब से चाकू निकालकर उसे खोल लिया। यो का करो? मैं जगमोहन को चाकू मारने जा रहा हूँ। नहीं, बाकी के होठों से निकला। यो मत करो, जगमोहन को मत मारो। ना मारो? भगवान वास्तव नहीं मारो। बाकेला लाठौर का सर काँप सा उठा था। रिवॉल्वर फेंक। बाके ने तुरंत रिवॉल्वर फेंक दी। तू तो अच्छा यार है जगमोहन का। मखानी रिवॉल्वर उठाते हुए क्या उठा। माँ के क्रोध भरी निगाहों से उसे घूर रहा था। मखानी उसके पास पहुंचा और बोला, मैं तो तेरे को त्रिवेणी के पास भेज रहा हूँ। वो किधर हो वो? तभी मखानी का रिवॉल्वर वाला हाथ घूमा और नाल की तीव्र चोट इसकी कनपटी पर की। बाकी के होठों से दबी दबी कराह निकली। मखानी ने उसी पल दूसरी चोट की। बाकी की आंखों के सामने लाल पीले सितारे नाचे और वो बेहोश होकर नीचे जा लुढ़का। मखानी ने चाकू और रिवॉल्वर अपनी जेब में रख लिए। वाह मखानी, तूने तो बढ़िया ढंग से काम निपटा डाला। मैं तेरे को अपने साथ ले जाऊंगा। शौरी की आवाज़ कानों में पड़ी। कहाँ? पूर्व जन्म में। चलेगा? कमला रानी के बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वो भी यही कहती है कि तेरे बिना कहीं नहीं जाऊंगी। शौरी की आवाज़ में हंसी आ गई। वो तेरे साथ कहीं भी जाने को तैयार है तो मैं उसके साथ ही पूर्व जन्म में जाऊंगा। ठीक है, तुम दोनों चलना पूर्व जन्म में। भौरी के साथ इस बारे में मेरी बात हो चुकी है। इसे ले जाने के लिए पिशाचों को बुला। देवराज चौहान इधर आ गया तो बुलावा भेज दिया हो ना, वो आते ही होंगे। तू देवा के पास जा कि वो इधर ना आए। मखानी लॉबी से बाहर की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान सोफा चेयर पर बैठे सिगरेट के कश ले रहा था जब जगमोहन वहां पहुंचा। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। रुस्तम बंगले में है ही नहीं, जगमोहन ने बैठते हुए चिंतित स्वर में कहा। वो खतरे में फंस चुका है, देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। समझ में नहीं आता कि बंगले में उसके लिए क्या खतरा आ सकता है। कुछ तो हुआ ही है। बाकी कहाँ है? किचन में कॉफ़ी बना रहा है, जगमोहन बोला। जो कुछ भी हो रहा है उसके बचाव में करने को हमारे पास कुछ नहीं। नहीं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं। तुम ही बता दो अगर कुछ किया जा सकता है। जगमोहन चुप कर गया। थोड़ा वक्त बीता कि देवराज चौहान उधर किचन की तरफ बढ़ा। कहाँ चले? बाके के पास। अब तक उसे आ जाना चाहिए था। अब यह जगह सुरक्षित नहीं रही, देवराज चौहान ने जाते हुए कहा। जगमोहन उसे जाते देखता रहा। मखानी शौरी की फुसफुसाहट कानों में पड़ी। अब देवा को पता चल जाएगा कि भंवर सिंह भी बंगले पर नहीं है। पिशाच उसे ले गए? जगमोहन के होंठ हिले। कब के? भंवर सिंह को तो अब तक बाकी लोगों के पास पहुंचा दिया होगा। कहाँ पर? यह तेरे जानने के लायक नहीं है। तू ज़्यादा बातें ना पूछा कर। कालचक्र के सेवक सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। मैं कालचक्र का सेवक नहीं हूँ। अब तू भी कालचक्र से जुड़ चुका है, ये बात तेरे को पहले भी समझाई थी। कमला रानी भी कालचक्र से जुड़ गई है? हाँ, वो भी। कमला रानी कब आएगी यहाँ? जग्गू और गुलचंद को मंजिल पर पहुंचाकर नगीना के रूप में वो यहाँ पहुंचेगी। तभी देवराज चौहान आता दिखा। बाकी किचन में नहीं है, देवराज चौहान बोला। बंगले में भी नहीं लग रहा। ये कैसे हो सकता है? जगमोहन कहते हुए तेजी से किचन की तरफ बढ़ा और जोर से पुकारा, बाके। देवराज चौहान की अजीब सी निगाह जगमोहन पर थी। जगमोहन निगाहों से ओझल हो गया। 5 मिनट बाद जगमोहन वापस लौटा। चेहरे पर हैरानी परेशानी के भाव थे। बाके कहीं भी नहीं है, रुस्तम की तरह गायब हो गया। आखिर वो कहाँ गया? जगमोहन का स्वर तेज था। इस बात का जवाब मुझसे ज़्यादा तुम बेहतर जानते होगे, देवराज चौहान ने चुपते स्वर में कहा। क्या मतलब? जगमोहन की नज़र देवराज चौहान पर जा बैठी। कौन हो तुम? मैं? जगमोहन चौंका। मैं जगमोहन हूँ, उसके होंठों से निकला। अब मुझे तुम पर शक होने लगा है। क्या कह रहे हो? जगमोहन अचकचाया। आंखें फैलकर चौड़ी हो गई थी। मस्त रह मखानी। कानों में शौरी की फुसफुसाहट पड़ी। देवा अंधेरे में तीर चला रहा है। रुस्तम को तुम अपने बिस्तर पर सोया छोड़कर आए और वो गायब हो गया, देवराज चौहान बोला। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? बाकी को तुम किचन में छोड़कर आए और वो गायब हो गया। तो क्या करूँ? तो क्या करूँ मैं अगर वो गायब हो गए? जगमोहन के माथे पर बल नजर आने लगे। सोहनलाल तुम्हें बंगले से बाहर उतारकर खुद कार ले गया और अभी तक वापस नहीं लौटा। कई घंटे बीत गए। फ़ोन मिलाओ तो उसका। फ़ोन नहीं मिल रहा, देवराज चौहान ने चुपते स्वर में कहा। ये तीनों आखिरी बार सिर्फ तुम्हारे संपर्क में आए और गायब हो गए। अब तुम्हें पूर्वाभास भी नहीं हो रहा। रुस्तम गायब हुआ तो कोई पूर्वाभास नहीं, उससे पहले सोहनलाल की कोई खबर नहीं। नगीना भाभी का पूर्वाभास हुआ? जगमोहन ने कहना चाहा। रुस्तम के गायब होने के बाद तुम्हें उसका पूर्वाभास नहीं हुआ, जबकि बारी बारी सबका हो रहा था। तो इसमें मेरी क्या गलती? नहीं हुआ तो नहीं हुआ, जगमोहन झल्लाया। तुम जगमोहन नहीं बल्कि उसके चेहरे में बहरूपी हो, देवराज चौहान ने होड़ बीच कर कहा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम इस बात को नकार नहीं सकते। देवराज चौहान के दांत भिज गए। देवा अंधेरे में तीर चला रहा है, तू लगा रहे अपनी लाइन पर। शौर्य की फुसफुसाहट पुनः कानों में पड़ी। मुझे लगता है कि जथुरा अब अपनी कोशिश में कामयाब होने लगा है, जगमोहन चिढ़कर बोला। वो हमें झगड़ा करवाना चाहता है, एक दूसरे के प्रति मन में शक डालना चाहता है। वो सफल हो गया। तुम्हारे मन में मेरे लिए शक आ गया कि मैं नहीं तो आगे कुछ भी कहना बेकार होगा। देवराज चौहान जगमोहन को देखता रहा। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। अब हमारी बारी है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। हमारी बारी? जगमोहन ने उसे देखा। हाँ, जथुरा का कालचक्र तेजी से काम कर रहा है। वो सबको गायब करता जा रहा है।
नगीना, मोना चौधरी, महाजन, बाके, रुस्तम राव, सोहनलाल, ये सब कालचक्र के फंदे में फंस चुके हैं। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। फिर तो हम दोनों पारसनाथ ही बचे। हाँ। देवराज चौहान ने उसे देखा। क्या पता पारसनाथ भी फंस चुका हो। मैं उसे फ़ोन करके देखता हूँ। जगमोहन ने पारसनाथ का नंबर मिलाया। बात हो गई। तू ठीक है? जगमोहन ने व्याकुलता से पूछा। तो घबराया हुआ क्यों है? बाकी और रुस्तम भी जाने कहाँ गायब हो गए। हम तीनों ही बचे हैं। सोहनलाल का भी कुछ पता नहीं चल रहा। ओह। बात करके जगमोहन ने देवराज चौहान से कहा, अभी तक तो पारसनाथ ठीक है। जथुरा इस बात की पूरी चेष्टा कर रहा है कि हम पूर्व जन्म में प्रवेश कर सकें। देवराज चौहान बोला। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर हम पूर्व जन्म में प्रवेश करना ही क्यों चाहते हैं। जगमोहन झल्लाया। हम नहीं प्रवेश करना चाहते, परंतु हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि हम चुप भी नहीं बैठ सकते। हम नहीं जानते कि जथुरा हम सबको गायब करके कहाँ ले जा रहा है। वो करना क्या चाहता है? देवराज चौहान ने परेशान स्वर में कहा। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जथुरा तब तक हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक हम पूर्व जन्म की धरती पर कदम न रख दें, और वो हमें हर हाल में रोकने की चेष्टा में है कि हम पूर्व जन्म में प्रवेश ना कर सके। मखानी। कानों में शौरी की फुसफुसाहट पड़ी। देवा का दिमाग खराब होता जा रहा है। इसे कुछ भी ठीक से समझ नहीं आ रहा। कुछ ही देर की बात है, कमला रानी के आते ही ये भी पिशाचों के कब्जे में होगा। मैं इसे भी बेहोश करूं क्या? जगमोहन धीमे स्वर में बड़बड़ा उठा। तू अकेला देवा को नहीं संभाल सकता। मामला खराब मत कर देना। कमला रानी को आ लेने दे। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखकर कहा। कुछ कहा तुमने? नहीं। जगमोहन ने चेहरे पर परेशानी ओढ़े इनकार में सिर हिला दिया। जगमोहन और सोहनलाल कमला रानी का पीछा करते कब के मुंबई से बाहर निकल चुके थे। वो मोना चौधरी को नज़रों से ओझल नहीं होने देना चाहते थे और जानना चाहते थे कि कहाँ जाती है। उसका कोई ठिकाना है तो कहाँ पर है। पीछा करते हुए अब तो दोपहर भी ढलने लगी थी। हाईवे पर उनकी कारें दौड़ी जा रही थीं। ये आखिर जा कहाँ रही है? सोहनलाल बोला। जहाँ भी जाए। जगमोहन के होठ बुझ गए। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। यह मोना चौधरी असली नहीं, उसका बहरूप है। देवराज चौहान तुम्हारा मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। उसे फ़ोन करके बता दो कि हम किस काम में व्यस्त हैं। अब तक तो देवराज चौहान का फ़ोन आ जाना चाहिए था। सोहनलाल जेब से फ़ोन निकालता क्या उठा। जथुरा ने हम लोगों के बहरूप पेश करके हमारा दिमाग खराब कर रखा है। जथुरा का ये तमाशा ज़्यादा नहीं चलने वाला। जगमोहन कड़वे स्वर में बोला। जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। सोहनलाल ने देवराज चौहान का नंबर मिलाया। 2-4 बार कोशिश की, परंतु नंबर नहीं मिला। मेरे फ़ोन में शायद सिग्नल नहीं आ रहा। मेरा फ़ोन ले लो। जगमोहन ने जेब से अपना फ़ोन निकालकर उसे दिया। तभी काफ़ी आगे जा रही कमला रानी की कार को सड़क से उतरकर कच्चे में जाते देखा। ये कहाँ जा रही है? सोहनलाल ने गर्दन घुमाकर सामने देखा। साथ ही नंबर मिला रहा था। उधर गांव है कोई। नंबर मिलाने के बाद सोहनलाल ने फ़ोन कान से लगाया, परंतु नंबर नहीं लगा। तुम्हारे फ़ोन से भी नंबर नहीं लग रहा? सोहनलाल ने कहा। रहने दो। मेरे ख्याल में हम मंजिल पर आ पहुँचे। मोना चौधरी का बहरूप उस गांव की तरफ जा रहा है। वही उसका ठिकाना होगा। उस गांव में? मुझे नहीं लगता। हाईवे छोड़कर उस गांव की तरफ जाने का तो यही मतलब है सोहनलाल। वो अभी तक पीछे है कमला रानी। भौरी की आवाज़ कानों में पड़ी। जग्गू और गुलचंद सोचते हैं कि जैसे मुझे उनके पीछे आने का पता नहीं है। कमला रानी मुस्कुरा पड़ी। तेरे को जैसा समझाया वैसे ही करना। जल्दी से काम को पूरा करो। कर तो रही हूँ भौरी। मैं देख रही हूँ तेरे में सुस्ती आ रही है, तो ऐसी ढीली होती रही तो मखानी से कैसे मिलेगी? मखानी? कमला रानी की आंखों में चमक आ गई। वो कहाँ है? तेरे इंतज़ार में बैठा है। किधर? देवा के पास। उसने अपना काम पूरा कर लिया। वो तेरे से तेज है। क्यों ना होगा? कमला रानी मुस्कुराई। आखिर मर्द जो ठहरा। हमारी दुनिया में मर्द औरत एक ही फुर्ती से काम करते हैं। तूने मखानी के साथ वहाँ जाना है कि नहीं? मखानी को पूछूंगी। पूछ लिया है। शौरी से मेरी बात हो गई है। मखानी तेरे साथ पूर्व जन्म में जाने को तैयार है। सच? कमला रानी का चेहरा खिल उठा। मखानी मेरे से कितना प्यार करता है। जग्गू की कार भी इधर मुड़ गई है। भौरी की आवाज़ कमला रानी के कानों में पड़ी। वो तेरे को मिन्नो समझ रहा है। फिर तुरंत ही कह उठी, 1 मिनट, शौरी कुछ कह रहा है। 2 पलों के बाद भौरी कह उठी, मैंने तेरे को गलत कहा। जग्गू और गुलचंद जानते हैं कि तू मिन्नो नहीं, उसका बहरूप है। इसलिए वो तेरे पीछे हैं कि देख सके तू जाती कहाँ है, क्या कर रही है। कमला रानी कुछ नहीं बोली। सामने के कच्चे मकान के पीछे है कुआं, सीधे वहीं चल। कमला रानी कार को वहीं ले गई। बस अब बाहर आ जा। कमला रानी बाहर निकली और पलटकर पीछे देखा। काफ़ी दूर से कार इधर आती दिखाई दी। सब याद है तेरे को? हाँ। मैं तेरा रूप बदल रही हूँ। जग्गू और गुलचंद आए तो सब संभाल लूंगी। तू मेरा रूप बदल। मात्र 10 सेकंड बीते कि कमला रानी का रूप बदलने लगा। देखते ही देखते वो गांव की बूढ़ी औरत में परिवर्तित हो गई। झुर्रियों से भरा चेहरा, शरीर पर सूती मैला हो रहा सूट, बालों की छुटियाँ हुई पड़ी थी, पाँव में टूटी सी चप्पल थी। कमला रानी पीठ झुकाए सामने नजर आ रहे कुएं की तरफ बढ़ने लगी। इस वक्त यहाँ गांव का कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। ये काम खत्म कर। भौरी की आवाज़ कमला रानी के कानों में पड़ी। इसके बाद तेरे को देवा के पास भेजूंगी। वहाँ मखानी भी होगा। जगमोहन ने कार को कुछ पहले ही रोक दिया था। वो उस तरफ गई है। सोहनलाल गांव के मकानों के पीछे देखता क्या उठा। दोनों आगे बढ़े। यहाँ क्या करने आई होगी वो, देखते हैं। दोनों उस कार के पास पहुंचे। कार के भीतर जगह वो खाली थी। वो आगे बढ़ते चले गए। जो ही गांव के कच्चे मकान को पार किया तो उन्हें कुआं दिखा। कुएं के पास बूढ़ी औरत दिखी जो कुएं के भीतर झांक रही थी।
दोनों की निगाह इधर उधर गई, परंतु उन्हें मोना चौधरी न दिखी। कहाँ गई वो, उस बुढ़िया से पूछते हैं। दोनों बुढ़िया के पास जा पहुंचे। सुनो, सोहनलाल ने बुढ़िया से कहा, अभी अभी यहाँ एक लड़की आई थी, किधर गई? बुढ़िया कुएं में झाँकना छोड़कर सीधी हुई और पलटी। क्या कहा, उसने पूछा। अभी अभी यहाँ एक लड़की आई थी, वो कहाँ गई? तुमने देखा होगा उसे, सोहनलाल ने पुनः कहा। शर्म नहीं आती, बुढ़िया ने आंखें निकाल कर कहा। हमने ऐसा क्या कह दिया जो लड़की का पीछा करते हो पूछते हो क्या कह दिया? बुढ़िया ने डांट वाले अंदाज में कहा। वो मेरी बहन है, सोहनलाल जल्दी से बोला। तो यूं कहो ना, बुढ़िया ने सिर हिलाया। लेकिन वो गांव में क्या करने आई है? उसे कुछ काम होगा, तो तुम लोग अपनी बहन का पीछा क्यों कर रहे हो? सोहनलाल ने जगमोहन को देखा। जगमोहन ने जेब से 100 का नोट निकाल कर उसे दिखाया। तुम हमें बताओ वो लड़की किस तरफ गई है, तब ये नोट तुम्हें दे देंगे। मुझे नोट नहीं चाहिए, बुढ़िया बोली। मेरी बाल्टी कुएं में गिर गई है, वो निकाल दो। बाल्टी? उस लड़की ने मुझसे किसी का नाम पता कर पूछा था कि वो कहाँ रहता है। मैं जानती हूँ वो कहाँ गई है। मेरी बाल्टी निकाल दो तो मैं बता दूंगी, बुढ़िया ने कहा। तू इसकी बाल्टी देख, मैं आसपास देखता हूँ, सोहनलाल ने कहा और आगे बढ़ गया। जगमोहन जल्दी से कुएं के पास पहुंचा। 3 साढ़े 3 फीट ऊंची दीवार थी कुएं की। दीवार पर हाथ रखकर जगमोहन ने भीतर झाँका तो नीचे कुएं में पानी चमका। रस्सी नीचे तक जा रही थी, परंतु नीचे जाने के लिए सीढ़ियों जैसा कुछ नहीं था। स्पष्ट था कि कुएं में नीचे उतरना कठिन था। बाल्टी नहीं निकाली जा सकती थी। इससे पहले कि जगमोहन वहां से हटता सीधा होता, बुढ़िया फुर्ती से नीचे झुकी और जगमोहन की दोनों पिंडलियां पकड़ को ऊपर उठाती चली गई। जगमोहन को संभलने का मौका नहीं मिला और बुढ़िया ने पिंडलियां उठाकर जगमोहन को कुएं में ढकेल दिया। जगमोहन की जोरदार चीख गूंजी। छपाक! उसके कुएं के गिरने में पानी की कुएं के पानी में गिरने की आवाज़ आई। बुढ़िया मुंडेर पर हाथ रखे नीचे झांकने लगी। वाह कमला रानी, तूने तो कमाल कर दिया, उसके कानों में भौरी की आवाज़ पड़ी। जगमोहन की वो चीख सोहनलाल के कानों तक पहुंच गई थी। सोहनलाल दौड़ा आया। क्या हुआ? तुम्हारा भाई कुएं में गिर गया है, बुढ़िया ने कहा। क्या? सोहनलाल ने उसी पल आगे बढ़कर कुएं में झांका। उसे कुएं के पानी में जगमोहन दिखा। ठीक है तू? सोहनलाल ने ऊंचे स्वर में पूछा। हाँ, मुझे इसी बुढ़िया ने कुएं में फेंका है, नीचे से जगमोहन ने गुस्से से कहा। क्या? सोहनलाल ने अचकचाकर पास खड़ी बुढ़िया को देखा। तुम्हारा भाई तो पागल है, बुढ़िया ने भोलेपन से कहा। भला मैं बूढ़ी उसे कैसे नीचे फेंक सकती हूँ? वो झूठ नहीं बोलेगा, सोहनलाल ने बुढ़िया को घूरा। सत्यवादी की औलाद है वो कि झूठ नहीं बोलेगा, बुढ़िया ने तीखे स्वर में कहा। वो झूठी तो बोल रहा है, कुएं में झांक रहा था, खुद को संभाल नहीं सका और नीचे जा गिरा। अब गुस्से में मेरी तरफ उंगली उठा रहा है। तेरे से बात में बात करूंगा, इसे निकालूं कैसे? रस्सी नीचे लटका दे, ऊपर चढ़ाएगा, बुढ़िया बोली। सोहनलाल ने नीचे झाँक कर कहा। जगमोहन, रस्सी लटक रही है, मैं इधर से रस्सी पकड़ लेता हूँ, तू ऊपर चढ़ा। इस बुढ़िया से बचकर रहना, इसने मुझे कुएं में फेंका है, नीचे से जगमोहन ने कहा। तू ऊपर आ, फिर इस बुढ़िया से भी बात कर लेंगे। सोहनलाल ने ऊपर रस्सी कसकर पकड़ ली। तभी बुढ़िया मुस्कुराई और सोहनलाल के पास आ गई। तू कुछ खाता पीता नहीं है, वो बोली। क्यों? सोहनलाल रस्सी पकड़े कह उठा। इतना दुबला पतला क्यों है? तेरे को क्यों चिंता हो रही है? चिंता नहीं हो रही, सोच रही हूँ कि तेरे को तो मैं इस तरह उठा लूंगी जैसे बच्चे को उठाया जाता है। मुझे उठाने की ज़रूरत क्या पड़ गई तेरे को? सोहनलाल ने उसे देखते हुए तीखे स्वर में कहा। कुएं में जो फेंकना है तेरे को, बुढ़िया मुस्कुरा पड़ी। क्या? सोहनलाल चौंका। तभी बुढ़िया ने बिल्ली की तरह सोहनलाल पर झपट्टा मारा और उसे अपने आगोश में जकड़ लिया। सोहनलाल ने रस्सी छोड़ी और बुढ़िया से भिड़ गया, परंतु अगले पल उसे महसूस हो गया कि बुढ़िया में बेपनाह ताकत है। बुढ़िया ने सोहनलाल को दोनों हाथों में उठाया और आगे बढ़कर उसे कुएं में फेंक दिया। उसके पानी में गिरने की छपाक आवाज़ ऊपर तक आई। मान गई कमला रानी तुझे, भौरी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। कोई गांव वाला आएगा और उन्हें कुएं से निकाल लेगा, कमला रानी ने कहा। कालचक्र से वो बच नहीं पाएंगे। क्या मतलब? इस वक्त कालचक्र का जोर चल रहा है, होगा वही जो कालचक्र चाहेगा। कालचक्र जग्गू और गुलचंद को भटका देगा। भटका देगा कैसे? वो तो कुएं में है। यह आम कुआं नहीं है। भौरी के हंसने की आवाज़ आई। मैं समझी नहीं। तुम्हें समझने की ज़रूरत क्या है? तू मेरे संग रह और मज़े कर। अब तेरा रूप बदल रही हूँ मैं। मोना चौधरी बनाएगी मुझे? नगीना बनाऊंगी। अब तू देवा के पास जाएगी। भौरी की आवाज़ कानों में पड़ी। एक बात मुझे समझ में नहीं आई। पूछ। जग्गू और गुलचंद को क्यों नहीं बेहोश करके पिशाचों के हवाले किया? इसकी 2 वजह हैं कमला रानी। क्या? पहली वजह तो ये कि जग्गू पर किसी पवित्र शक्ति का साया है जो उसे पूर्वाभास करा रही है। काल चक्र को इस बात का अंदेशा था कि वह जग्गू पर सीधे सीधे हाथ डालेगा तो वह पवित्र शक्ति मुकाबले पर उतर सकती है। तो क्या काल चक्र शक्ति से डरता है? नहीं डरता, परंतु झगड़े में वक्त खराब करने का भी क्या फ़ायदा। कालचक्र ने इस प्रकार जग्गू को झटका दिया। गुलचंद जग्गू के पास था तो उसके साथ कालचक्र को यही सलूक करना पड़ा। और दूसरी वजह क्या है? दूसरी ये कि मखानी जग्गू के रूप में वहाँ पर मौजूद रहेगा जहाँ वो सब हैं। वहाँ ऐसे काम करेगा कि उनमें झगड़ा हो। समझ गई। कमला रानी ने सिर हिलाया। अब तू मुझे नगीना बना। 2 पल बीते कि कमला रानी का रूप परिवर्तित होने लगा। देखते देखते वहाँ बुढ़िया के बदले नगीना खड़ी थी। सच में तू खूबसूरत है। मैं या नगीना? नगीना के बारे में ही कह रही हूँ। कमला रानी कुएं के पास पहुंची और नीचे झांका।
नीचे कमर भर पानी में जगमोहन सोहनलाल दिखे। वो ऊपर ही देख रहे थे। भाभी। तभी कुएं के भीतर फंसा जगमोहन क्या उठा। तुम यहाँ? हाँ मेरे प्यारे देवर, मैं यहाँ। कमला रानी हंसी। कुएं में तो कितना अच्छा लग रहा है, और गुलचंद भी। ये भाभी का बहरूप है, सोहनलाल ने कहा। कमला रानी वहां से हटी और भौरी से बोली, चलें अब। कहकर वे कार की तरफ बढ़ी। कार की क्या जरूरत है, मैं तेरे को वैसे ही पलों में मुंबई पहुंचा देती हूँ, भौरी बोली। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। कमला रानी ठिठकी। अगले ही पल देखते ही देखते कमला रानी का शरीर छोटा हुआ और नजरों से ओझल हो गया। अब वहां कोई भी नहीं था। जगमोहन और सोहनलाल कुएं के भीतर फंसे पड़े थे। देवराज चौहान ड्राइंग रूम में टहल रहा था। चेहरे पर गंभीरता थी। जगमोहन बना मखानी सोफा चेयर पर खामोशी से बैठा था। काफी देर से उनके बीच खामोशी थी। शाम के 6 बजने जा रहे थे। सोहनलाल अभी तक नहीं लौटा। जगमोहन क्या उठा। अब मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुसीबत में फंस चुका है। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा, कहा कुछ नहीं, टहलता रहा। तुम चुप क्यों, कुछ तो बोलो। जगमोहन ने झल्ला कर कहा। क्या कहूँ, मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं है। जथुरा एक एक करके सबको गायब करता जा रहा है। देवराज चौहान ने ठिठक कर होंठ भींचते हुए कहा। हैरानी की बात है कि बांके और रुस्तम को बंगले से ही गायब कर दिया। ये बात स्पष्ट है कि जथुरा की पहुंच बंगले के भीतर तक है और हम सुरक्षित नहीं हैं। बचाव में भी कुछ नहीं कर सकते। जगमोहन ने गहरी सांस ली। पहले पता तो चले किस चीज़ से बचाव करना है, देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा। अनजानी ताकतों से हम मुकाबला नहीं कर सकते। हम सब साधारण इंसान हैं। जथुरा पूर्व जन्म में ताकत रखता है। उसके पास विद्या है। तुम भूले नहीं होगे कि पूर्व जन्म में क्या क्या होता है। हम वहाँ पर बेबस से हो जाते हैं। इतने भी बेबस नहीं होते जितना कि तुम कह रहे हो। हम वहाँ के हालातों का मुकाबला करते। फिर भी पूर्व जन्म में हमारे लिए कठिनाइयाँ हैं। क्या हम पूर्व जन्म में जाएंगे, पूछा जगमोहन ने। पक्का जाएंगे, देवराज चौहान ने दृढ़ता से कहा। जिस तरह जथुरा में रोकने के लिए अपनी ताकतें लगा रहा है, उसी तरह पवित्र शक्तियां भी हरकत में आ चुकी होंगी कि हमें पूर्व जन्म में भेजा जा सके। जब जब भी हालात बने हैं, हम पूर्व जन्म में अवश्य गए हैं। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि हम रुके। तभी मखानी के कानों में शौरी की फुसफुसाहट पड़ी। मखानी, कमला रानी आ गई है। मखानी का दिल जोरों से उछला, परंतु चेहरा शांति बनाए रखा। तभी बैल बज उठी। जगमोहन रूपी मखानी अपने पर काबू रखे शांत भाव से उठा। देवराज चौहान ठटका। कौन हो सकता है, जगमोहन बोला। शायद सोहनलाल आयो। देखता हूँ, कहकर जगमोहन दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जगमोहन ने दरवाज़ा खोला। सामने नगीना खड़ी थी। भाभी। जगमोहन खुशी भरे स्वर में कह उठा। तेरे भैया कहाँ हैं? नगीना व्याकुल स्वर में कह उठी। नगीना की आवाज़ सुनकर देवराज चौहान चौंका। नजरें दरवाजे की तरफ गई। उसने नगीना को भीतर आते देखा। देवराज चौहान के चेहरे पर खुशी की हल्की सी चमक आ गई। कैसे हैं आप? भीतर आने पर नगीना ने देवराज चौहान को देखा तो उसकी तरफ दौड़ी। नगीना। देवराज चौहान के सर में खुशी थी। पास आकर नगीना देवराज चौहान से लिपट गई। भाभी। पास आता जगमोहन बोला। मुझे पूर्वाभास हुआ था कि तुम बंगले पर आओगी। नगीना और देवराज चौहान अलग हुए। तुम कहाँ थी नगीना, पूछा देवराज चौहान ने। वो जगह मैं नहीं जानती। होश आने पर बहुत घबराई हुई थी। मोना चौधरी मुझे बेहोश करके उठा ले गई थी। वो कोई जंगल जैसी जगह थी, पास में कहीं समुद्र भी था। मैं वहाँ से भाग आई। टैक्सी पर यहाँ पहुँची। वहाँ, देवराज चौहान बोला। मोना चौधरी, महाजन, रुस्तम, बाके, सोहनलाल भी बेहोश देखे होंगे? नहीं, वहाँ मुझे कोई और नहीं दिखा। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखकर कहा। तुमने तो पूर्व जन्म में सबको एक ही जगह पर पास पास बेहोश पड़े देखा था। हाँ देखा था। नगीना कहती है कि वहाँ पर इसे कोई दूसरा नहीं दिखा। देवराज चौहान बोला। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जो मुझे महसूस हुआ वो बताया था मैंने। जगमोहन का सर सरल था। भाभी, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। तुम आ गई हो तो हौसला मिला कि शायद बाकी भी लौट आएंगे। जगमोहन किचन में चला गया। देवराज चौहान और नगीना सोफों पर आमने सामने जा बैठे। ये सब क्या हो रहा है? मोना चौधरी ने मेरा अपहरण क्यों किया? नगीना ने पूछा। मोना चौधरी नहीं थी वो, देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। तुम शायद कुछ नहीं जानती। हाँ, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे बताओ कि पूर्व जन्म का साया फिर हम पर पड़ रहा है क्या? नगीना चौंकी। हाँ, पूर्व जन्म की कोई शक्ति है जथुरा, जिसके बारे में किसी को याद नहीं आया कि वो कौन है। वो जथुरा चाहता है कि हम पूर्व जन्म का सफ़र ना करें, परंतु कोई शक्ति जगमोहन को पूर्वाभास कराकर पूर्व जन्म के सफ़र की तैयारी करवा रही है। क्या मतलब? मुझे सारी बात बताइए कि हालातों को समझ सकूं। देवराज चौहान नगीना को सब कुछ बताने लगा। इस दौरान जगमोहन कॉफ़ी बनाकर ले आया। वो भी पास बैठ गया। नगीना ने सब कुछ सुना। देवराज चौहान खामोश हुआ तो वो चिंतित स्वर में कह उठी। ये तो बहुत खतरनाक बातें बताई आपने। हम सब इन्हीं हालातों में फंसे पड़े हैं। मुझे तो आप दोनों की चिंता होने लगी कि कहीं। मेरे ख्याल में अब सब कुछ ठीक होने लगा है, देवराज चौहान बोला। वो कैसे? नगीना के होठों से निकला। तुम जो वापस आ गई, हो सकता है इसी तरह बाकी सब भी वापस आ जाएं। आपका मतलब कि जथुरा अपनी कोशिशों से पीछे हट गया है? नगीना बोली। कह नहीं सकता। जथुरा पीछे हटने वालों में से नहीं है। जगमोहन क्या उठा। हमें किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। तुम्हारा मतलब है कि बात अभी और चलेगी? नगीना ने जगमोहन को देखा। हाँ,
मुझे तो लगता है कि ये भी जथुरा की कोई चाल है। तुम्हारा वापस आ जाना, जगमोहन बोला। ओह, जाने क्यों मेरा मन घबरा रहा है, नगीना ने कहा। हमारे पास इस बात की जानकारी है कि जथुरा ने हम सबके लिए कालचक्र छोड़ा हुआ है। वो हम सबको बुरी तरह फंसा देना चाहता है, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। बाकी और रुस्तम तो बंगले से ही गायब हो गए। देवराज चौहान को चुप देखकर नगीना बेचैनी से बोली, आप कुछ करते क्यों नहीं? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या करूँ, क्योंकि हालातों को मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा कि आखिर जतूरा करना क्या चाहता है। इतना ज़रूर है कि उसने हमें बेहद परेशान कर रखा है। वो बहुत कुछ कर रखा है और हमारे करने को कुछ नहीं। अब हम क्या करें? नगीना ने उलझन भरे स्वर में कहा। मैंने पहले ही कहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते। यह हाथ पांव का खेल नहीं, जतूरा की ताकतों की चाल है। परंतु मैं इतना जानता हूँ कि जतूरा कुछ भी कर ले, हमारी पूर्व जन्म की यात्रा को नहीं रोक सकता। जब जब भी पूर्व जन्म के सफ़र का संयोग बना है, तब तब हमने पूर्व जन्म में प्रवेश किया है। अब भी कुछ ऐसा होगा कि हम पूर्व जन्म में प्रवेश कर जाएंगे। तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। कॉफ़ी ठंडी हो रही है, जगमोहन बोला। सबने कॉफ़ी का प्याला उठा लिया। ऐसे मौके पर अक्सर पेशीराम फकीर बाबा आकर हमें सलाह देता है, उलझनें दूर करता है। परंतु इस बार पेशीराम हमसे बात करने नहीं आया। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। उसका ना आना भी हमारे सामने सवाल खड़ा करता है कि कोई तो बात होगी कि जो इन हालातों में भी वो नहीं आया। जगमोहन सोच भरे स्वर में बोला। पेशीराम को सिर्फ एक ही काम है, वो है मेरी और मोना चौधरी की दुश्मनी खत्म कराकर सांप से मुक्ति पा ले। वो 3 जन्मों से मुक्ति पाने के लिए ही भटक रहा है। इस वक्त मैं और मोना चौधरी को हालातों ने करीब करीब कर रखा है। इस मौके को पेशीराम कभी भी गंवाना नहीं चाहेगा। मुझे हैरानी है कि वो अभी तक आया क्यों नहीं। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। इस बारे में तो पेशीराम ही जवाब दे सकता है, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। इसी तरह की बातें उनमें होती रहीं। कॉफ़ी समाप्त करके नगीना देवराज चौहान से बोली, मैं इसी बंगले पर रहना चाहती हूँ अभी, आपको एतराज़ तो नहीं? मैं स्वयं तुम्हें अपने पास ही देखना चाहता हूँ, देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। जो हालात है उन्हें देखते हुए कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब क्या हो जाए। हम कभी भी किसी नई मुसीबत में घिर सकते हैं। मैं कुछ देर आराम करना चाहूँगी, कहकर नगीना उठी और भीतर के कमरे की तरफ बढ़ गई। देवराज चौहान के चेहरे का तनाव अब कुछ कम था। कितनी अच्छी बात है कि भाभी लौट आई, जगमोहन मुस्कुराकर बोला। हाँ, बात तो तब बने जब बाकी भी इसी तरह लौट आए। देवराज चौहान गंभीर था। शायद वो भी लौट, मुझे नहीं लगता। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। क्या मतलब? जथुरा जो भी है, कम से कम वो कच्ची गोलियां नहीं खेलता। ये बात तो मुझे महसूस हो चुकी है। वो ताकत रखता है और पक्का खेल खेलता है। नगीना के इस तरह लौट आने में अवश्य कोई रहस्य छिपा है जथुरा का। तुम अब बेकार की बातें कर रहे हो, जगमोहन ने मुंह बनाया। मैं सही कह रहा हूँ। जथुरा ने अपने किसी मतलब की ही खातिर नगीना को अपनी कैद से आज़ाद किया है। देवराज चौहान के शब्दों में सोचो कि गहरे भाव मौजूद थे, वरना वो नगीना को छोड़ने वाला नहीं। जगमोहन उठते हुए बोला, मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं। भाभी पर नज़र डालने जा रहा हूँ। बाके और रुस्तम की तरह भाभी भी गायब ना हो जाए। कहने के साथ जगमोहन भीतर की तरफ बढ़ गया। कुछ ही पलों में वह नगीना के सामने था। कमला रानी, ओह मखानी, दोनों कस के गले जा लगे। कितनी शांति मिले तेरे सीने से लगकर, कमला रानी ने आह भरकर कहा। मुझे भी चैन मिला है, मखानी ने प्यार से डूबे स्वर में कहा। तू मेरे साथ पूर्व जन्म में चलेगा ना? तेरे साथ तो मैं हर जगह जाने को तैयार हूँ। भौरी से मैंने बात कर ली है, वो हम दोनों को पूर्व जन्म में ले जाएगी। वहाँ हम सप्ताह में एक बार मिला करेंगे। सिर्फ एक बार? मखानी ने नाराज़गी से कहा। धीरे धीरे मैं भौरी को मना लूंगी कि वो हमें 2 बार मिलने दे। अब छोड़ मुझे। नहीं, समझा कर। कमला रानी जबरन उससे अलग हुई। मैं इस वक्त नगीना के रूप में हूँ और तू जगमोहन के बहरूप में है। ठीक है ठीक है, मखानी ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। काम की तरफ ध्यान दे। देवराज चौहान को पिशाच के फंदे में पहुंचाना है, कमला रानी ने धीमे स्वर में कहा। मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। उसके सिर में कुछ मारकर बेहोश कर दे, कमला रानी ने कहा। मखानी, शौहरी की आवाज़ कानों में पड़ी। देवा आसानी से कब्जे में नहीं आएगा। तो तुम दोनों मिलकर देवा पर काबू करो। मैं उसे काबू में कर लेता। अगर ये तेरे अकेले का बस का काम होता तो मैं क्यों कहता। कमला रानी के आने का इंतज़ार कर। अगर तुम लोग चूक गए तो देवा तुम्हें ख़त्म कर देगा। वो पहले से ही गुस्से में है। क्या करूं मैं? उसकी कॉफ़ी में बेहोशी की दवा मिला देना। कमला रानी उसे बातों में लगाए रखेगी जिससे स्वाद का पता नहीं चलेगा। 2 घूंट कॉफ़ी भी उसने पी ली तो वे बेहोश होने से बच नहीं सकेगा। इस बीच अगर उसे शक हो जाए तो तुम लोग ही सब कुछ संभालोगे। बेहोशी की दवा मैं कहाँ से लाऊंगा? वो तेरे को किचन में चीनी के डिब्बे के ऊपर रखी पुड़िया में मिलेगी। तो सब इंतज़ाम पहले ही कर रखा है तूने, मखानी ने कहा। अभी तो देवराज चौहान ने कॉफ़ी पी है। कुछ वक्त ठहर कर उसे कॉफ़ी पिलाना। जल्दबाजी मत करना वरना देवा शक खा जाएगा। ठीक है, ये काम निपटा, फिर अगला काम करना है। अभी मैं और काम नहीं करूँगा, मखानी ने बच्चों जैसी जिद भरे स्वर में कहा। क्यों? पहले मैं कमरा रानी के साथ, वो बाद में, पहले काम। हमारी दुनिया में कामों को महत्व दिया जाता है। कार्य पूरे हों तो तभी आराम की सोची जाती है। कार्य पूरे हों तो तभी आराम की सोची जाती है। मैं जो कमला रानी के साथ करूँगा वो भी तो कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य, मखानी चिढ़कर बोला।
तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा। जाना मत, मखानी डर कर बोला। नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अगला काम क्या है? परसों को भूल गया तू? ओ पारसनाथ, समझ गया। उसे भी बेहोश करना है कि पिशाच उसे ले जा सके। उसके बाद तो मुझे छुट्टी मिलेगी। थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा क्यों नहीं? क्योंकि अब तूने जग्गू की जगह लेनी है। जग्गू बनकर देवा के साथ रहेगा और उनकी मुसीबतें बढ़ाएगा। मिन्नो के प्रति उसे भड़काएगा कि देवा मिन्नो को ख़त्म कर देना चाहे। इस दौरान सब लोग वहाँ पर होंगे, झगड़ा कराना है सब में। ये काम तो मेरे लिए आसान है। तू ये काम करना, फिर बताना कि आसान है या कठिन। शौरी की फुसफुसाहट कानों में पड़ रही थी। तो कमला रानी कोई काम नहीं करेगी तब? मखानी ने पूछा। वो भी तेरे पास ही रहेगी। किस रूप में? नया रूप देखेगा तू वहाँ कमला रानी का। ये तेरे को वहीं पे पता चलेगा। तो मैं कमला रानी को पहचानूंगा कैसे? कमला रानी ही तेरे से बात कर लेगी तब। अब तू ज़्यादा मत पूछ और देवा का काम खत्म कर। कालचक्र को अपना काम समय सीमा के भीतर पूरा करना है। कालचक्र को जब काम सौंपा जाता है तो उसे समय सीमा से बांध दिया जाता है। ओह, मगर काम समय सीमा के भीतर पूरा ना हो तो कालचक्र से बंधा हर कोई जान गंवा बैठेगा। मत भूल, अब तू भी कालचक्र से बंध चुका है। ये तो मुसीबत वाली बात बताई। फिर तो मुझे सारे काम जल्दी करने पड़ेंगे, मखानी ने फंसे स्वर में कहा। नगीना घंटा भर आराम करके ड्राइंग हॉल में पहुंची। देवराज चौहान लंबे सोफे पर अधलेटा सा था। शाम के 7 बज रहे थे। अंधेरा होना शुरू हो चुका था। जगमोहन ने बंगले की लाइटें रोशन कर दी। जगमोहन, नगीना बोली, अपने भैया को कॉफ़ी पिला। थोड़ी सी मुझे भी दे देना। अभी बनाता हूँ भाभी, कहकर जगमोहन किचन की तरफ बढ़ गया। नगीना बैठती हुई देवराज चौहान से बोली, आप चिंतित क्यों होते हैं? चिंता मैं नहीं चिंता में नहीं, परेशान हूँ। देवराज चौहान बोला। जथुरा की हरकतों का मतलब नहीं समझ पा रहा। जो भी होगा सामने आ जाएगा। क्या पता मेरी तरह सब सामने आ जाए, बच जाए। वो जगह याद करके बताओ कि कौन सी थी जहाँ तुमने खुद को होश आने की बात पाया। मैं जानती तो आपको पहले ही बता देती। जब मैं होश में आई तो अपने को वहाँ पाकर मैं घबरा गई। कुछ पल तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ। फिर मैं उठी, जिधर रास्ता मिला भाग निकली। मुझे डर था कि मोना चौधरी पास में ना हो और मुझे फिर उससे झगड़ा करना पड़े। इसी घबराहट में मैं सड़क पर आ पहुंची। वहीं टैक्सी मिल गई तो बैठकर मैं यहाँ आ गई। मैंने तो टैक्सी वाले से भी नहीं पूछा वो जगह कौन सी है। देवराज चौहान ने आंखें बंद कर ली। पता तो कीजिए, कहीं दूसरे लोग भी वापस आ गए हों। नगीना बोली। सोहनलाल, बाकी रुस्तम आते तो यहीं आते या फ़ोन पर बात अवश्य करते। मोना चौधरी या महाजन लौट आए हों। जगमोहन से कहकर पारसनाथ को फ़ोन करवाता हूँ। तभी जगमोहन ट्रे में कॉफ़ी के 3 प्याले रखे वहाँ पहुँचा। एक प्याला उसने देवराज चौहान की तरफ टेबल पर रखा, दूसरा नगीना की तरफ, तीसरा खुद थामे एक तरफ बैठ गया। देवराज चौहान उठ बैठा और कॉफ़ी का प्याला थामे जगमोहन से बोला, पारसनाथ को फ़ोन करके पूछो कि क्या कुछ नया हुआ है। कॉफ़ी के बाद फ़ोन करता हूँ, जगमोहन बोला। तीनों कॉफ़ी पीने लगे। साथ साथ थोड़ी बहुत बातें भी चल रही थी। 2 मिनट ही बीते होंगे कि नगीना की आंखें बंद होने लगीं। कमला रानी, भारी की फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी। होश में आ, क्या हो रहा है तुझे? नींद आ रही है। नगीना के होठ से मध्यम सा स्वर निकला। ओह, तो मखानी ने दवा वाली कॉफ़ी तेरे को दे दी। परंतु कमला रानी कोई जवाब न दे सकी। कॉफ़ी का प्याला उसके हाथ से छूट गया, उसकी गर्दन लुढ़क गई। देवराज चौहान चौंका। मखानी समझ गया कि उसने दवा वाली कॉफ़ी गलती से कमला रानी को दे दी है। भाभी, जगमोहन के होठों से निकला। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गईं। उसने उठकर नगीना को चेक किया। नगीना गहरी बेहोशी में थी। क्या हुआ भाभी को? जगमोहन घबराए से क्या उठा। कॉफ़ी के कुछ घूंट लेते ही बेहोश हो गई है। देवराज चौहान ने तीखी नज़रों से जगमोहन को देखा। कॉफ़ी के घूंट? जगमोहन बोला। वही कॉफ़ी तो हम भी पी रहे हैं, मैंने बनाई है कॉफ़ी। इस बात पर देवराज चौहान उलझन में पड़ गया कि वही कॉफ़ी उन्होंने पी है। देवराज चौहान की तीखी नज़र अभी तक जगमोहन पर थी। मुझे क्यों देखे जा रहे हो? जगमोहन क्या उठा। मुझे तुम पर शक होने लगा है। देवराज चौहान ने स्पष्ट कहा। शक? कैसा शक? कि तूने ही कॉफ़ी में कुछ मिलाया। परंतु गलती से तूने मेरी अपेक्षा वो कॉफ़ी नगीना को दे दी। पागलों वाली बात मत करो, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तुम बेवकूफ़ों की तरह मुझ पर शक कर रहे हो। कुछ तो गड़बड़ है ही। देवराज चौहान ने पुनः नगीना को चेक किया। कैसी है भाभी? बेहोश है। ऐसी बेहोशी नशीली दवा से ही आती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कॉफ़ी में बेहोशी की दवा थी। कमाल है, ऐसा कैसे हो सकता है? जगमोहन क्या उठा। कॉफ़ी बनाते वक्त तुम हर वक्त पास में ही रहे? नहीं, लॉबी में आ गया था। ओह, तो बंगले पर कोई और भी है उसी ने कॉफ़ी में? अगर पूरी कॉफ़ी में कुछ मिलाया होता तो हम भी बेहोश हो गए होते। सिर्फ एक कप में ही नशे की दवा थी। देवराज चौहान का चुपता सर जगमोहन के कानों में पड़ा। तुम मुझ पर शक करना छोड़ो, यही तो चाहता है जथुरा। जगमोहन पलटते हुए बोला। मैं बंगले में नज़र मार कर आता हूँ कि कोई भीतर है तो नहीं। ये सब शरारत उसी ने की हो। जगमोहन बंगले की लॉबी में आ पहुंचा। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। शौरी की मध्यम सी आवाज़ कानों में पड़ी। जो कब देवा को देना था वो नगीना को दे दिया।
हो गई गलती, मखानी झल्ला है, अब क्या करूं? अब तेरे को अकेले ही देवा पर काबू पाना है। तूने गलती की है तो भुगत। अगर असफल रहा तो तुझे सजा मिलेगी। मखानी के दांत भिज गए। कमला रानी तेरे साथ होती तो देवा पर हाथ डालने में आसानी हो जाती। अब तो खतरा और भी बढ़ गया है। वो कैसे? देवा को तुझ पर शक हो गया है कि कॉफ़ी के कप में दवा तुमने ही मिलाई है। मखानी के दांत भिजे रहे। तू अपना काम पूरा कर। मैं देवा का मुकाबला कर पाऊंगा? तेरे में जग्गू जितनी ताकत है। शौर्य की आवाज़ कानों में पड़ी थी। मुकाबला नहीं कर पाएगा। तू मुकाबले की सोचते ही क्यों है? चालाकी से काम करेगा तो शायद काम हो जाए। काम ना हुआ तो मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा। तब तू मर जाएगा। तेरा जीवन खत्म हो जाएगा। कमला रानी तुझे कभी नहीं मिलेगी। कालचक्र कभी भी किसी को एक गलती के बाद दोबारा मौका नहीं देता। मैं सफल होकर रहूंगा। देवा को बेहोश कर दूंगा। मखानी के होठों से गुर्राहट निकली। कर। मैं भी देखता हूँ कि तू यह काम कैसे पूरा करता है। अपना जीवन बचा पाता है कि नहीं। मखानी वापस हॉल में पहुंचा। देवराज चौहान बेहोश कमला रानी को सोफा चेयर से उठाकर लंबे सोफे पर लिटा चुका था। देवराज चौहान ने जगमोहन को आते देखा। उसकी आंखें सिकुड़ी। जगमोहन के चेहरे के भाव उसे बदले बदले लगे। एक हाथ पीठ पीछे कर रखा था। देवराज चौहान को सतर्क हुआ। पास पहुंचते हुए जगमोहन ने पीछे कर रखा हाथ सामने किया। हाथ में डंडा थाम रखा था, 5 फीट का। देवराज चौहान सतर्क सा उसे देखे जा रहा था। भीतर एक आदमी मिला। जगमोहन गुस्से से बोला, मैंने उसे बेहोश कर दिया डंडा मारकर। कौन आदमी? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। तुम देखो उसे कि क्या तुमने उसे पहले कभी देखा है? देवराज चौहान कमला रानी के पास से उठ खड़ा हुआ। कहाँ है वो? भीतर लॉबी में। मुझे पूरा विश्वास है कि उसी ने कॉफ़ी के प्याले में बेहोशी की दवा डाली होगी। उसे मौका नहीं मिल पाया कि तुम तीनों प्याले में वो दवा डाल सके। जगमोहन के सर में गुस्सा था। देवराज चौहान उसके साथ चल पड़ा। जगमोहन की बातें सुनकर देवराज चौहान उसके प्रति लापरवाह हो गया था। उसने सोचा कि वो यूं ही जगमोहन पर शक कर रहा था और इसी लापरवाही का फ़ायदा उठाया मखानी ने। देवराज चौहान 2 कदम आगे निकल गया, या यूं कह लें कि मखानी ही धीमा होकर 2 कदम पीछे हट गया था और पीछे से मखानी ने डंडे का भरपूर वार देवराज चौहान के सिर पर किया। देवराज चौहान के होठों से पीड़ा भरी कराह निकली। वो बिजली की तरह घूमा और एक हाथ से डंडा पकड़ लिया। चेहरा क्रोध और पीड़ा से धधक उठा था। मखानी के भी दांत भिजे हुए थे। तो तुम जगमोहन नहीं हो। मेरा शक ठीक निकला। तभी मखानी ने जूते की ठोकर देवराज चौहान की टांगों के बीच मारी। देवराज चौहान चीख पड़ा। डंडा उसके हाथ से छूट गया। दोनों हाथ टांगों के बीच रख लिए। पागल हो चुके मखानी ने दोनों हाथों से डंडा थामकर पूरी ताकत से देवराज चौहान के सिर पर मारा। ये वार घातक सिद्ध हुआ। नीचे जा गिरा देवराज चौहान। सिर से बहता खून चेहरे और फर्श पर बिखरने लगा। तू ठीक समझा कि मैं जगमोहन नहीं हूँ। मैं मखानी हूँ, मखानी। देवराज चौहान बेहोश हो चुका था। शौरी, मखानी ने डंडा फेंकते हुए ऊंचे स्वर में पुकारा। तूने तो कमाल कर दिया मखानी। मैंने अपनी ज़िंदगी बचाई है। मैं मर जाता तो कमला रानी का क्या होता? उसकी फिक्र क्यों करता है? कमला रानी को कोई दूसरा मिल जाता। ऐसा मत कह। कमला रानी से मेरे से ही प्यार करेगी। जथुरा के हंसने की आवाज़ कानों में पड़ी। पिशाचों को बोला कि जथुरा कहाँ से आ गया? वो रास्ते में आ रहे हैं। कमला रानी को होश कब आएगा? अभी आ जाएगा। भौरी उसके भीतर गई बेहोशी की दवा का असर खत्म कर रही है। कुछ ही देर में कमला तेरे सामने खड़ी होगी। अगला काम पारसनाथ को बेहोश करना है। पूछा मकानी ने। हाँ, उसके बाद? बात की तेरे को बता ही चुका हूँ। परसों को भी बेहोश कर कमला रानी के साथ ही उसके पास जाना। तू जगमोहन के रूप में ही उसके पास जाएगा और कमला रानी नगीना के चेहरे में ही। कुछ देर में यहीं पर कमला रानी के साथ रहूंगा। मखानी एकाएक मुस्कुराकर बोला। सिर्फ कुछ देर। उसके बाद मैं और भौरी तुम दोनों को परसों के बाद दिल्ली पहुंचा देंगे। रात के 12 बज रहे थे। पारसनाथ रेस्टोरेंट के ऊपर अपने घर में था। रेस्टोरेंट बंद किया जा रहा था। सितारा राधा के पास थी। ना तो महाजन का कुछ पता था, ना मोना चौधरी का। इन हालातों में वो खुद को अकेला महसूस कर रहा था। मनी मन ये भी सोचता कि जथुरा ने सबको बुरी तरह चक्कर में डाल रखा है। उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। साथ ही ये भी उसे महसूस होता कि ये सब तो शुरुआत भर है। अगर पूर्व जन्म में प्रवेश करना पड़ गया तो पता नहीं वहाँ के खतरनाक हालातों का सामना कर पाएंगे कि नहीं। तभी इंटरकॉम बजा। नीचे से उसके नौकर ने बताया कि जगमोहन किसी युवती के साथ आया और उससे मिलना चाहता है। जगमोहन को इस प्रकार अचानक आया पाकर पारसनाथ को हैरानी हुई। वो तुरंत नीचे जा पहुंचा। जगमोहन के करीब पहुंचा। तू यहाँ कैसे? देवराज चौहान भी अन्य लोगों की तरह गायब हो गया, जगमोहन ने कहा। ओह, ये तो। तभी उसकी निगाह 2 कदम दूर खड़ी नगीना पर पड़ी। ये तो नगीना है जिसे मोना चौधरी ने गायब किया था। हाँ, ये वापस आ गई है। कैसे? पारसनाथ उलझन से बोला। होश आया इसे तो वहाँ से भाग निकली। ओह, तो क्या बाकी लोग भी वहाँ थे? नहीं। कमला रानी पास आकर बोली। मैं अकेली थी वहाँ, और वो जगह भी नहीं जानती मैं तो। ये बातें बाद में। जगमोहन पारसनाथ से कह उठा। ज़रा बाहर चलो तो मैं कुछ दिखा दूँ। क्या? कार में रखा है कुछ। मेरे ख्याल में मैं जथुरा का रहस्य पा लिया है। ओह, दिखाना मुझे। क्या दिखाना चाहते हो? वे तीनों बाहर पहुंचे। बाहर अंधेरा था। रेस्टोरेंट के साइन बोर्ड की रोशनी अवश्य फैली थी। जगमोहन पारसनाथ के साथ था। 3 कदम पीछे कमला रानी थी।
कमला रानी ने पहले से एक तरफ रखी ईंट उठाई और दबे पांव पारसनाथ के पीछे पहुंचकर वेग के साथ जोरों से 3-4 बार सिर पर चोट कर दी। पारसनाथ को संभलने का मौका नहीं मिला और वह बेहोश होकर नीचे गिरता चला गया। ले शौरी, मखानी बोला, तेरा काम खत्म कर दिया। काम तो अब शुरू होगा, शौरी के हंसने की आवाज़ आई। अब तो मैं कुछ देर कमला रानी के साथ बिता सकता हूँ, मखानी कह उठा। अभी तो मुंबई में देवा के बंगले पर तुम दोनों ने। वो तो जल्दी जल्दी। तू तो पागल है मखानी, ज़्यादा अच्छा नहीं। मखानी, कमला रानी पास आकर प्यार से कह उठी, चल हम कार में चलते हैं। कार में? समझा कर। हाँ हाँ चल, मैं तो कंट्रोल से बाहर होता जा रहा हूँ। मखानी ने कमला रानी की कमर में हाथ डाल दिया। लक्ष्मण दास और सपन चड्डा का हाल देखने वाला था। मोमोजिन एक के बाद एक अपनी फरमाइश किए जा रहा था। इस वक्त मोमोजिन के शरीर पर उसके साइज का सिल्क का कुर्ता था। नौकर 1 घंटे में हाथों हाथ बनवा के लाया था। यह बात अलग थी कि उसे पहनकर वो कार्टून जैसा दिखने लगा था। अब बस भी कर, लक्ष्मण दास बोला। तू भी कुछ आराम कर ले और हमें भी करने दे। जिन्न को ज़्यादा आराम की ज़रूरत नहीं होती। मोमोजिन ने कहा, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी इच्छाएं जाग उठी हैं, वरना मैं व्यर्थ की ज़िंदगी जी रहा था और जथुरा की गुलामी कर रहा था। अब मैं अपने लिए जी रहा हूँ। तू तो जी रहा है, लेकिन हमारी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहा है, हमें इस तरह दौड़ा दौड़ा कर। मैं तो अब तुम लोगों को तंग नहीं कर रहा, तेरी इच्छाएं तो तंग कर रही हैं। उन पर मेरा बस नहीं। मैं भी कभी इंसान था। जिसने भी चालाकी से मेरे भीतर इच्छाएं जगाई हैं, उसने इंसानी इच्छाओं वाला हिस्सा मेरे मन में डाला है। इसलिए मेरी इच्छाएं इंसानों जैसी हैं। खून पीने की इच्छा तो इंसानों में नहीं होती, सपन चड्डा जल्दी से कह उठा। हाँ, वो तो इंसानों में नहीं होती। मोमोजिन ने सिर हिलाया। तभी तो अभी तक मेरे मन में खून पीने की इच्छा नहीं उठी। इसका मतलब तू हमारा खून नहीं पिएगा? सपन चड्डा ने चैन भरे स्वर में कहा। भविष्य में क्या होगा मैं कैसे बता सकता हूँ? लक्ष्मण दास ने सपन चड्डा से कहा। इसका कोई भरोसा नहीं कब क्या कर दे। ये ना तो इंसानों में है और ना ही प्रेत योनि में। यह ठीक कहता है, मोमोजिन मुस्कुराया। मेरा शरीर जिन्न का है, दिमाग जिन्न का है और इच्छाएं इंसानों वाली। एक बात तो बता, लक्ष्मण दास एकाएक कह उठा। बोल, पूछ। तेरे में औरत को पाने की इच्छा नहीं होती? इंसान में मर्दों को तो बहुत ज़रूरत पड़ती है। जिन्न ये काम नहीं करते, मोमोजिन बोला। क्यों? क्योंकि औरत पाने की इच्छा के लिए जिस चीज़ का होना आवश्यक है वो चीज़ हमारे पास नहीं होती। लक्ष्मण दास ने हड़बड़ाकर सपन चड्डा से कहा। सुना? शुक्र है कि हम जिन नहीं हैं। सपन चड्डा ने लंबी सांस ली। मेरे में अभी अभी तरबूज खाने की इच्छा जागी है। मोमोजिन क्या उठा। तरबूज? सपन चड्डा के होठों से निकला। मिल जाएगा, लक्ष्मण दास हाथ हिलाकर बोला। आजकल बाजार में तरबूज आया हुआ है, मैं नौकर को भेजता हूँ। सपन चड्डा कहकर उठने लगा। तभी मोमोजिन के होठों से निकला, रुक जा। सपन चड्डा ठिठका। मोमोजिन सिर को जरा सा टेढ़ा करके इस तरह सिर हिलाने लगा जैसे कोई कुछ कर रहा हो और वो सुन रहा हो। इस दौरान मोमोजिन की आंखें बंद हो गई थीं। लक्ष्मण दास और सपन चड्डा की नजरें मिली। दोनों का हाल ऐसा था कि मौका मिले तो भाग लें और पीछे पलट कर भी ना देखें। ठीक है, मोमोजिन सिर हिलाकर बोला। मैं इन दोनों के साथ अभी वहां जाता हूँ। फिर मोमोजिन ने आंखें खोली और गर्दन सीधी करके खड़ा होकर पहना कुर्ता पजामा उतारने लगा। देखते देखते सारे कपड़े उतार दिए और जल्दी से एक कोने में पहुंचकर वहां पड़ा अपना पुराना कपड़ा उठाकर कमर के बीच की जगह में लपेटने लगा। ये करते हुए जल्दी में लग रहा था वो। क्या हुआ? सपन चड्डा ने पूछा। नए कपड़े उतारकर तुमने पुराने क्यों पहन लिए? जाना है। ओह, जा रहे हो? सपन चड्डा मुस्कुराकर बोला। जाते जाते तरबूज तो खा जाते। तुम दोनों को भी मेरे साथ चलना है। मोमोजिन ने कमर में कपड़ा कपड़ा लपेट लिया। हमें? हाँ, जथुरा के सेवकों की तरफ से मुझे आदेश मिला है कि तुम लोगों के साथ वहां पहुंचूं जहां देवा, मिन्नो, नील सिंह, परसू, नगीना बेहोश पड़े हैं, मोमोजिन ने कहा। लेकिन हमारे उधर जाने की क्या ज़रूरत है? सपन चड्डा घबरा कर बोला। वहां तुम लोगों ने काम करने हैं। काम? हाँ। क्या काम करने हैं वहीं पहुंचकर बताऊंगा। मेरा क्या होगा समझ में नहीं आ रहा। तेरे को क्या होना है? मुसीबत तो हम दोनों पर। तुम दोनों समझते नहीं। मेरे मन में इच्छाएं जाग उठी हैं। मैं कैसे अपनी इच्छाओं पर काबू पाऊंगा? अगर ये भेद खुल गया कि मेरे में इच्छाएं आ गई हैं तो जथुरा के सेवक मुझे भस्म कर देंगे। मोमोजिन परेशान नजर आ रहा था। तुम दोनों ये बात किसी को ना बताना। इच्छाओं वाली? हाँ। तुम हमें साथ मत ले जाओ तो हम ये बात किसी से नहीं कहेंगे, लक्ष्मण दास ने कहा। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ सकता। तुम दोनों को साथ ले जाने का हुक्म मिला है, मोमोजिन बोला। तो हम वहाँ पहुँचकर सबको बता देंगे कि तुम में इच्छाएं आ गई हैं, लक्ष्मण दास ने कहा। हाँ हाँ, हम बता देंगे, सपन चड्डा ने फौरन से हिला दिया। मोमोजिन घबराकर दोनों के पास आ पहुंचा। यह क्या कह रहे हो? मोमोजिन जल्दी से बोला। मेरा भेद खुल गया तो तुम दोनों को कोई दूसरा जिन्न आकर गुलाम बना लेगा। हम अब भी तुम्हारी गुलामी कर रहे हैं। गलत मत समझो, इस वक्त हम दोस्त हैं। तुम अपने ढंग से फंसे हो और मैं अपने ढंग से। लेकिन तुमसे वादा करता हूँ कि मौका मिलते ही तुम दोनों को आज़ाद कर दूंगा। परंतु इस वक्त मेरी बात मान लो, मेरे साथ ऐसे चलो जैसे मैंने तुम दोनों पर काबू पा रखा है। बेशक 2-4 गालियाँ भी मुझे देते रहना। किसी को ये मत बताना कि मेरे में इच्छाएँ आ गई हैं। मेरा विश्वास करो, वक्त आने पर तुम लोगों के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। लेकिन इस वक्त मेरी मजबूरी समझो। सच कह रहे हो?
जाने दोगे? सपन चड्ढा बोला। मुझ पर अविश्वास मत करो, दिल को दुख होता है, मोमोजिन कह उठा। सपन चड्ढा ने लक्ष्मण दास को देखा, फिर क्या कहता है? जाना ही है इसके साथ तो नखरे क्या दिखाने, भाव क्यों बढ़ाने? लक्ष्मण दास भारी सांस लेकर बोला। अभी तो यह हमें इज्जत देकर कह रहा है, ना माने तो साला हमें उल्टा लटका कर भी राजी कर लेगा। मोमोजिन उन्हें देखता सहमति से सिर उलटा से हिला उठा। देखें, देख तो हरामी कैसे सिर हिला रहा है। मोमोजिन दांत फाड़कर मुस्कुरा पड़ा। यह हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं, सपन चड्ढा ने कहा। देखते हैं, जब तक निपटी है तब तक निभाते हैं, बात की बात में देखेंगे, लक्ष्मण दास ने मन मारकर कहा। ये हुई बात, बोलो जथुरा महान है। दोनों ने मोमोजिन को घूरा। नहीं बोलेंगे, समझा करो, जरूरी है बोलना। ये बोलने से तुम लोगों के शब्द जथुरा के सेवकों तक पहुंचेंगे और उन्हें लगेगा कि सब ठीक ठाक चल रहा है। ये शब्द उन्हें ना सुनाई दें तो वो शक करने लगते हैं, मोमोजिन ने कहा। ये शब्द भला उन तक कैसे पहुंच जाएंगे? सपन चड्ढा उलझन से कह उठा। मेरे में सेंसर लगा हुआ है, जो जथुरा महान है शब्दों को कैच करके आगे भेज देता है, और जथुरा के सेवकों के सेंसर उन शब्दों को कैच करके वहाँ खुले मेरे खाते में डाल देते हैं कि मोमोजिन का काम ठीक चल रहा है। कितनी अजीब बातें करता है ये, सपन चड्ढा ने कहा। अजीब नहीं है, साधारण बात है ये। मैं देवा और मिन्नो के पूर्व जन्म के इस हिस्से से वास्ता रखता हूँ, जहाँ के लोगों ने बहुत तरक्की कर ली है विज्ञान में। जथुरा सबसे बड़ा वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक? हाँ। कैसी दुनिया है वो, जहाँ वैज्ञानिकों के सेवक जिन्न हैं? वो जादू नगरी है या वैज्ञानिक नगरी? वहाँ सब कुछ मिलता है। जथुरा की दुनिया तुम्हारी इस दुनिया से बहुत आगे है, मोमोजिन बोला। वहाँ पर जिन्न, प्रेतों और पिशाचों को भी मशीनों से कंट्रोल किया जाता है। वहाँ जीते जागते लोग भी काम करते हैं और रोबोट भी। रोबोट? लक्ष्मण दास ने हड़बड़ा कर कहा। पूर्व जन्म के वक्त में? मोमोजिन मुस्कुराया। तो तुम लोग क्या सोचते हो कि जथुरा की दुनिया आदम युग की है? जथुरा सच में महान है, लेकिन मैं उसका गुलाम बनकर नहीं जीना चाहता। अब मेरे में इच्छाएं जाग गईं। अब सिर्फ उसके हाथों से आज़ाद होना बाकी है। एक बार पूर्व जन्म में सोबरा की शरण में चला गया तो वो मुझे जथुरा की गुलामी से आज़ाद करा देगा। वो मेरे दर्द को समझेगा। तुम्हारी बातें हमारी समझ से बाहर है। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मेरी बात को समझो। तुम जैसे नन्हे नादान जथुरा के साम्राज्य को नहीं जान सकते हैं। जो देखता है वही समझता है। मात्र सुन सुनकर जथुरा के बारे में नहीं जाना जा सकता। बोलो, जथुरा महान है। लक्ष्मण दास और सपन चड्ढा ने एक दूसरे को देखा। बोलो, वहाँ मेरे खाते में इस बात की एंट्री हो जाएगी कि मेरे यहाँ सब ठीक चल रहा है, मैं ड्यूटी पर हूँ। बोल दे सपन, लक्ष्मण दास ने मुंह बनाकर कहा। ये हमारा यार बना हुआ है, तभी तो सब बातें बता रहा है। इसने हमें नंगा करके सड़क पर घुमा दिया तो तब भी कहना पड़ेगा, पहले तू बोल। दोनों एक साथ बोलते हैं। बोलो, मोमोजिन मुस्कुरा कर कह उठा। तुम दोनों बहुत अच्छे हो जो मेरी बात मान जाते हो। चलो, अब मेरे पास आकर मेरी बाहें थाम लो। हमें यहाँ से रवाना होना है, जहाँ देवा, मिन्नो, नगीना, नील सिंह, परसू, भंवर सिंह और त्रिवेणी मौजूद हैं। दोनों उठकर मोमोजिन के पास पहुंचे। मोमोजिन ने दोनों बाहें फैला दी। लक्ष्मण दास और सपन चड्ढा ने उसकी एक एक बाह थाम ली। हम जा कहाँ रहे हैं? सपन चड्ढा बोला। वहाँ पहुंचकर देख लेना। हम कार पर नहीं जा सकते? वहाँ कार नहीं जाती। ऐसा कैसे हो सकता है? लक्ष्मण दास कह उठा। वहाँ पहुँचोगे तो पता चल जाएगा। एक बार फिर बोलो, जतूरा महान है। जथुरा महान है, दोनों फंसे स्वर में कह उठे। अगले ही पल मोमोजिन के साथ साथ लक्ष्मण दास और सपन चड्ढा का शरीर भी धुंधला सा पड़ने लगा। देखते ही देखते उनके शरीर जैसे हवा में घुलते गायब होते चले गए। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहाँ था ही नहीं। जगमोहन और सोहनलाल कुएं में फंसे ऊपर देख रहे थे। ऊपर धूप और आसमान नजर आ रहा था, जबकि भीतर अंधेरा था। बहुत कम बाहर की रोशनी नीचे पहुंच पा रही थी। ऊपर से आती रस्सी अभी तक नीचे लटक रही थी, जिसके साथ बाल्टी बंधी थी। वो अगर खींचते तो पूरी की पूरी रस्सी नीचे गिर जानी थी। उन्हें इंतजार था कि कोई कुएं पर आए और उन्हें बाहर निकाले। सोहनलाल जगमोहन को देखकर बोला, हम तो बुरे फंस गए। बेवकूफ़ हैं हम, जगमोहन ने झल्ला कर कहा। वो कैसे? उसके शब्दों पर सोहनलाल मुस्कुरा पड़ा। वो मोना चौधरी नहीं थी, उसका बहरूप था। ये हम जानते थे। हमने उसे देखा तो सोचने लगे कि उसका पीछा करके बहुत बड़ा तीर मार रहा है, जबकि हकीकत ये थी कि वो हमें फंसाने के लिए जानबूझकर हमारे सामने आई थी, कि हम उसके पीछे जाएं और वो हमें इस तरह फंसा दे। जगमोहन ने कुड़कर कहा, जथुरा का कालचक्र सच में बहुत चालाक है। अब तो जो होना तो हो चुका। मुझे आशंका है कि बंगले में देवराज चौहान, बांके और रुस्तम के साथ भी बुरी घटना पेश आई होगी। ये ज़रूरी तो नहीं, ज़रूरी है। जथुरा का कालचक्र हर उसके लिए है जो पूर्व जन्म से संबंध रखता है, जगमोहन बोला। परंतु वो तो हम लोगों को गायब कर रहा था। अब हमें इस तरह फंसा क्यों दिया? सोहनलाल ने कहा। क्या पता कालचक्र ने हमें क्या सोचकर कुएं में फंसाया है। ज़रूर इसके पीछे कोई बड़ी चाल है। जगमोहन ने गहरी सांस लेकर कहा। मैं उस बुढ़िया को पहचान ना सका। मैं क्या, मेरी जगह कोई भी होता धोखा खा जाता। वही पहले मोना चौधरी के रूप में थी जो बुढ़िया हमें मिली। मैं कुएं की मुडेर पर हाथ रखे नीचे झांक रहा था कि कितनी आसानी से उसने मेरी दोनों टांगें उठाई और मुझे नीचे फेंक दिया। तेरे को तो फिर भी उसने इज्जत से फेंका।
सोहनलाल ने मुंह बनाया। मुझे तो बच्चों की तरह उठाकर नीचे फेंक दिया। ये तो अच्छा हुआ कि मैं तेरे ऊपर नहीं गिरा। मुझे तो अपने इस हाल पर तरस आ रहा है। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। उधर देवराज चौहान बाकी रुस्तम हमारा इंतजार कर रहे होंगे। शाम होने वाली है। पता नहीं है कितनी देर रहना पड़ेगा। ऊपर कुएं पर कोई गांव वाला अभी तक पानी निकालने आया नहीं। तभी जगमोहन को अपने बेहद करीब से धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, जग्गू। जगमोहन की नज़र तेजी से कुएं में हर तरफ घूमी, परंतु कोई ना दिखा। कौन है? जगमोहन के होठों से निकला। मैं वही हूँ जग्गू, जो तेरे को जथुरा के हादसों का पूर्वाभास करा रहा था। आवाज़ पुनः सुनाई दी। इस बार सोहनलाल ने भी उस आवाज़ को सुना। कौन हो तुम? इस वक्त मैं तुझे अपने बारे में नहीं बता सकता। क्यों? तुम कालचक्र के भीतरी हिस्से में आ फंसे हो। यहाँ मैंने अपना नाम बताया तो कालचक्र सुन लेगा। तुम कालचक्र से डरते हो? मैं नहीं जानता कि इसका क्या जवाब दूँ, परंतु मैं नहीं चाहता कि अभी कालचक्र मेरे बारे में जाने। वैसे तू मुझे अच्छी तरह से जानता है। मेरी आवाज़ सुनकर तू मुझे पहचान सकता है। वो धीमी आवाज़ दोनों को सुनाई दे रही थी। तो मैं तुझे पहचान क्यों नहीं रहा? अभी तेरे को पूर्व जन्म की याद नहीं आई। जब भी तेरे मस्तिष्क में पूर्व जन्म की यादें आएंगी तू मुझे पहचान लेगा। हमें यहाँ से बाहर निकालो, जगमोहन ने कहा। ये मेरे बस में नहीं। मैं सीधे सीधे कालचक्र से नहीं टकरा सकता। तो तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो? मैं तुम पर आने वाली मुसीबतों से तुम्हें बचा सकता हूँ। वो आवाज़ पुनः सुनाई दी। तुम दोनों को कालचक्र अपने भीतर निकलने वाला है। वहाँ तुम दोनों के लिए ढेरों खतरे सामने आएंगे। कोई भी खतरा तुम लोगों की ज़िंदगी ले लेगा। तब मेरे से जितनी सहायता हो सकेगी करूँगा, तुम्हें बचाऊँगा। आखिरी आखिर हमारी मंजिल क्या है? पूर्व जन्म में प्रवेश करना। लेकिन कालचक्र तुम दोनों को अपने भीतर समेट चुका है। तुम दोनों के सामने इतने खतरे आएंगे कि बच ना सकोगे। अगर बच गए तो खुद को पूर्व जन्म के प्रवेश द्वार पर खड़े पाओगे, परंतु शायद बच ना सकोगे। ओह, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। भरसक चेष्टा करूंगा कि तुम लोग कालचक्र से बचे रह सको। जगमोहन और सोनलाल के चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। तुम मुझे जथुरा के हादसों का पूर्वाभास क्यों कराते रहे? अब तुम मेरी सहायता क्यों कर रहे हो? वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा जग्गू। अभी इन बातों का जवाब देकर मैं कालचक्र के सामने अपना भेद नहीं खोलना चाहता। इस वक्त तुम लोग बहुत भारी खतरे में हो। तुम सामने क्यों नहीं आते? नहीं आ सकता। यही बहुत बड़ी बात है कि मैं कालचक्र के भीतर पहुंचकर तुमसे बात कर रहा हूँ। ओह, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जल्दी तुम लोग कालचक्र के भीतरी हिस्से में पहुंचने वाले हो। ये बात मन से निकाल दो कि तुम लोग इस कुएं से बाहर निकल सकोगे। ये कुआं नहीं, कालचक्र का प्रवेश द्वार है। बाहर गांव वालों को यह कुआं नजर नहीं आता, क्योंकि यह मायावी है। कुछ ही देर में यह कुआं भी गायब हो जाएगा। तुम तो हमारे में डर पैदा कर रहे हो। डरो मत, हौसले से काम लो। तभी आने वाले खतरों का सामना करके जिंदा रह पाओगे। वो आवाज़ उनके कानों में पड़ रही थी। कुछ ही देर में कालचक्र तुम दोनों को अपने भीतर समेटकर मौत की राह पर फेंकने जा रहा है। वहां तुम्हें दो रास्ते नजर आएंगे। तुम्हें गुलचंद के साथ बाईं तरफ वाले रास्ते में जाना है। बाईं तरफ वाला रास्ता? हाँ, वहाँ क्या होगा? जो मैं नहीं जानता कि बाईं तरफ वाले रास्ते में क्या होगा, परंतु इतना जान लिया है मैंने कि उस रास्ते पर जाने से तुम लोग अगले खतरे के आने तक जिंदा रह सकते हो। ये मत सोचना कि बाईं तरफ वाले रास्ते पर तुम लोग सुरक्षित हो। खतरे वहाँ भी होंगे, लेकिन कम होंगे। सतर्क रहे तो बचे रह सकते हो। भूलना मत, बाईं तरफ वाले रास्ते पर जाना है तुम दोनों ने। अब मैं जाता हूँ। कालचक्र के भीतर की रहस्यमय परतों के बारे में पता लगाना है कि वहाँ क्या क्या खतरे भरे पड़े हैं, ताकि तुम दोनों को बचाकर पूर्व जन्म के प्रवेश द्वार तक ले जा सकूँ। इसमें मुझे भी खतरा है। कालचक्र मुझ पर भी अपना जाल फेंक सकता है। मुझे भी सावधानी से काम करना होगा। फिर कब आओगे हमारे पास? जल्दी लौटूंगा। लेकिन मेरे या सोहन लाल के पूर्व जन्म में प्रवेश कर लेने से क्या होगा? हम दोनों वहाँ के खतरों का सामना नहीं कर सकते। जब जब भी हमने पूर्व जन्म में प्रवेश किया है, सबने साथ ही किया है। कालचक्र ने देवा, मिन्नो, भंवर सिंह, परसू, नील सिंह, नगीना को भी बुरा फंसा रखा है। वो भी इस वक्त यहाँ पहुँच चुके हैं। वहाँ खतरे ही खतरे हैं। वो लोग भी खतरों से बच नहीं सके। जो बचेगा वही पूर्व जन्म के प्रवेश द्वार तक पहुँच सकेगा। ओह, जगमोहन चिंतित स्वर में बोला। वो सब लोग हैं कहाँ? उनके बारे में सोचकर वक्त बर्बाद मत करो। अपने बारे में सोचो। याद रखना, बाईं तरफ वाले रास्ते पर जाना है। अब मैं जा रहा हूँ। इसके साथ ही आवाज़ आनी बंद हो गई। जगमोहन और सोहनलाल की नज़रें मिली। ये तो फंस गए हम। जगमोहन गहरी सांस लेकर बोला। बुरे फंसे हैं। तभी कुएं में कंपन उभरा। दो पल के लिए लगा जैसे कुएं की गोल दीवार गिरने वाली हो। फिर वो गोल दीवार धीरे धीरे गोल गोल घूमने लगी, जैसे लट्टू घूमता है। हर बीतते पल के साथ उसकी रफ्तार तेज होती जा रही थी। जगमोहन और सोनलाल कुएं के पानी के बीचों बीच खड़े थे। हैरत की बात तो ये थी कि पानी शांत था। कुएं की गोल दीवारों के गोल गोल घूमने पर भी पानी अपनी जगह पर स्थिर था। तेज तेज ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे पत्थर आपस में रगड़ खा रहे हो। तभी सोहनलाल की निगाह ऊपर पड़ी तो उसके मुंह से निकला, ओह, हम जमीन के भीतर जा रहे हैं। जगमोहन ने सिर उठाकर ऊपर देखा तो खुद को सुरंग जैसी जगह में महसूस किया। बाहर की रोशनी और आसमान बहुत दूर बिंदु की तरह दिखे। ये कैसी मुसीबत है? जगमोहन बड़बड़ाया। वे दोनों अब घुप अंधेरे में पानी में थे। फिर ऊपर बिंदु जैसी रोशनी नजर आनी बंद हो गई।
देर तक उन्हें पत्थरों के रगड़ने की आवाज़ सुनाई देती रही। फिर एकाएक ही सब कुछ थम गया। सन्नाटा सा उभर आया वहाँ। चुप्पी ऐसी थी कि उन्हें अपनी सांसों की आवाज़ें स्पष्ट सुनाई दे रही थी। एकाएक ही उन्हें पुनः पत्थरों के रगड़ खाने की आवाज़ सुनाई दी और देखते ही देखते सामने दो दरवाजे जैसी जगह नजर आने लगी, जिनके पार दिन का उजाला फैला था। वहाँ पेड़ थे, मैदान था, हवा चल रही थी। उनकी नज़रें दोनों दरवाज़ों पर थी। उनके लिए हैरत की बात तो ये थी कि दोनों दरवाज़ों के पास एक ही जगह थी। बाएं से भीतर जाएं या दाएं से, पहुंचेंगे एक ही जगह पर। फिर उसने क्यों कहा कि वो बाई तरफ वाले दरवाजे से भीतर प्रवेश करे? ये उलझन खुद ब खुद ही उनके मस्तिष्क में आ ठहरी थी। जगमोहन ने ऊपर देखा। कुआं पाइप की तरह बंद दिखा। ये सब क्या है? सोहनलाल बोला। हम कालचक्र के भीतरी हिस्से में आ फंसे हैं, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन ये दो दरवाजों का क्या मामला है? उसने कहा था कि हम बाई तरफ वाले दरवाजे से भीतर प्रवेश करें, जबकि दोनों दरवाजे तो एक ही जगह पर लगे हैं। बाएं दरवाजे से जाएं या दाएं से, बात तो एक ही है, सोहनलाल बोला। कुछ तो बात होगी जो उसने हमें बाई तरफ वाले दरवाजे से जाने को कहा। क्या पता वो कौन था? ये भी कालचक्र की कोई चाल ना हो। जगमोहन सोहनलाल को देखने लगा। सोहनलाल की बात सही हो सकती थी। जगमोहन को खामोश पकड़ सोहनलाल क्या उठा। क्या सोचा? कौन से दरवाजे से भीतर जाएं? हमारे लिए दोनों रास्ते अनजाने हैं, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। किसी से भी भीतर प्रवेश करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो कोई भी था, हम उस पर भरोसा करके बाईं तरफ वाले दरवाजे से भीतर जाएंगे। एक बार फिर सोच ले, सोहनलाल ने बेचैन स्वर में कहा। सोच लिया, जगमोहन की आवाज़ में दृढ़ता थी। इसके साथ ही वो कुएं के पानी में आगे बढ़ा और ऊपर चढ़कर बाईं तरफ वाले दरवाजे से उस हरे भरे पेड़ों भरे मैदानी हिस्से में प्रवेश कर गया। सोहनलाल वहीं खड़ा देखता रहा। जगमोहन ने मुस्कुराकर सोहनलाल से कहा, बहुत ठंडी हवा चल रही है, तू भी आजा। सोहनलाल के होंठ भिज गए। सब ठीक है, फिक्र क्यों करता है? जगमोहन पुनः क्या उठा। अब देर न कर। सोहनलाल कुएं के पानी में आगे बढ़ा और फिर वो भी बाईं तरफ वाले दरवाजे से निकलकर जगमोहन के पास जा पहुंचा। तभी गड़गड़ की आवाज़ें उभरी। उन्होंने चौंक कर कुएं की दीवारों में नजर आ रहे दरवाजों की तरफ देखा। आवाज़ें वहीं से उभरी थी। उनके देखते ही देखते वो दरवाजे जैसे रास्ते बंद हो गए। वहाँ कुएं की दीवार नजर आने लगी। जहाँ से वो आए थे वो रास्ता बंद हो चुका था और कुआं वहाँ किसी मीनार की तरह खड़ा था। जगमोहन और सोहनलाल की नज़रें वहाँ दूर दूर तक घूमी, परंतु वहाँ इंसान तो क्या, जानवर या चिड़िया तक भी नजर न आई। ऐसे हरियाली भरे वातावरण में किसी पक्षी का भी नजर न आना उलझन में डालने वाली बात थी। वो क्या है? तभी सोहनलाल के होंठों से निकला। जगमोहन ने सोहनलाल की निगाहों का पीछा करते हुए उस तरफ देखा। वो कोई घुड़सवार था जो कि तेजी से इसी दिशा की तरफ दौड़ा चला रहा था। दोनों उसी घुड़सवार को देखते रहे। वो अब काफ़ी पास आ चुका था। उसके शरीर पर गहरे नीले रंग के कपड़े थे। वर्दी की तरह वो कैप्टन या फिर किसी सिपाही या ऐसे ही किसी ओहदे जैसी वर्दी में था। जब वो पास से निकला तो उसने घोड़े की रफ्तार धीमी करते हुए चिल्लाकर कहा, ए, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? रानी साहिबे की सवारी आ रही है, जल्दी से रास्ता साफ कर दो। इस बात का ढिंढोरा पहले ही पिटवा दिया था कि कोई नजर ना आए। फिर तुम दोनों रानी साहिबे के राह में क्यों खड़े हो? जल्दी से दूर हट जाओ, वरना बेहद कठोर सजा मिलेगी। इसके साथ ही वो घुड़सवार पुनः तेजी से आगे को दौड़ता चला गया। जगमोहन और सोहनलाल की नजरें मिली। ये सब क्या हो रहा है? ये कैसी जगह है? सोहनलाल के होंठों से निकला। यहाँ मत खड़े रहो, कोई जगह ढूंढो छिपने की, वरना नई मुसीबत में फंस जाएंगे, जगमोहन ने कहा। ये रानी साहिबा कौन है? जो कहीं छिपकर देखते हैं कि रानी साहिबा और उसकी सवारी कैसी है। आओ इधर, उस पत्थर के पीछे। दोनों जल्दी से कुछ दूरी पर मौजूद पड़े से पत्थर की तरफ दौड़ते चले गए। अभी उस पत्थर के पीछे पहुंचकर उन्होंने दो चार सांसें ही ली होंगी कि काफ़ी दूर धूल का छोटा सा गुबार उठता दिखा। साथ ही घोड़ों की बेहद मध्यम टप टप की आवाज़ें उनके कानों में पड़ने पड़ने लगी थी। रानी साहिबा की सवारी आ रही है। धूल के गुब्बार को देखते हुए जगमोहन क्या उठा। मुझे घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई दे रही है, सोहनलाल बोला। पता नहीं कहाँ आकर फंस गए हैं। जगमोहन गहरी सांस लेकर सोहनलाल को देखते हुए मुस्कुरा पड़ा। दोनों की निगाह दूर उठते धूल के गुबार पर थी जो इसी तरफ आता जा रहा था। तो दोस्तों, नॉवेल को यहीं समाप्त करते हैं। नॉवेल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखना यह है कि जगमोहन और सोहनलाल के साथ होता क्या है, वो कहाँ आकर फंसे हैं, कालचक्र क्या अपना खेल खेलता है, और बाकी लोग जो बेहोश पड़े हुए हैं उनके साथ क्या क्या होता है। और इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे इस सीरीज़ का अगला नॉवेल, पोते बाबा। तो जल्दी मिलते हैं पोते बाबा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।